नमस्ते। वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 26 पर जी 28 महीने कांग्रेस शासन के 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल। हाँ, बहुत ही दिलचस्प दौर था ये भारतीय इतिहास का। तो सीन यह है कि 1935 का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका है। हाँ उसके तहत चुनाव हुए हैं और कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है कई जगहों पर। हाँ, बिल्कुल एक लहर सी थी। लेकिन सरकार बनाने को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट थी शुरू में, है ना? हाँ कुछ महीनों की वो खींचतान चली गवर्नर्स की स्पेशल पावर्स को लेकर। जी, वो एक बड़ा मुद्दा था कि गवर्नर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। हाँ, तो आखिरकार जुलाई 1937 में कांग्रेस ने फैसला किया, चलो सरकार बनाते हैं। पहले 6 प्रांतों में मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, बिहार और यूपी, और फिर थोड़े टाइम बाद NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम, ये भी जुड़ गए। हाँ, तो मतलब एक बड़े हिस्से पर देश के कांग्रेस की सरकारें आ गई। बिल्कुल। और देखिए, ये बहुत बड़ी घटना थी, पर इसमें एक चैलेंज भी छुपा था। अंग्रेजों की ये सोची समझी चाल थी। अच्छा, क्या चाल थी? वो चाहते थे कि कांग्रेस ना इन प्रांतीय सरकारों के कामों में ही उलझ जाए, प्रोविंशियल मुद्दों में फंस जाए और उसकी जो एक नेशनल पहचान है, एक पैन इंडिया पार्टी वाली छवि, वो कमजोर पड़ जाए। मतलब डिवाइड एंड रूल का एक नया तरीका। कुछ वैसे ही समझ लीजिए। उनको लगा कि कांग्रेस बस प्रांतों की पार्टी बनकर रह जाएगी। तो इसी खतरे को समझते हुए और ये पक्का करने के लिए कि भाई सारी कांग्रेस सरकारें एक लाइन पर चलें, कोऑर्डिनेशन रहे। हाँ, तालमेल जरूरी था। बिल्कुल। तो कांग्रेस लीडरशिप ने एक पार्लियामेंट्री सब कमेटी बनाई। इसमें 3 बहुत बड़े नेता थे, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद। दिग्गज थे सब। हाँ जी। तो ये कमेटी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन मिनिस्ट्रीज के लिए हाई कमांड जैसा काम कर रही थी। गाइडेंस देना, कोऑर्डिनेशन देखना, ये सब। ये सोचना भी कितना अजीब सा लगता है ना, एक पार्टी जिसका एकमात्र लक्ष्य है ब्रिटिश राज को खत्म करना। हाँ, वो उसी ब्रिटिश सिस्टम के तहत उन्हीं के बनाया कानून एक्ट ऑफ 1935 उसके दायरे में रहकर सरकार चला रही है। बिल्कुल। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन थी। मतलब सिस्टम बदलने निकले थे हाँ, और उसी सिस्टम का हिस्सा बन रहे। कम से कम ऊपरी तौर पे तो यही लगा। सही बात है। और वो भी ऐसी सत्ता मिली थी जिसमें पूरी ताकत थी ही नहीं। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भारतीयों को बस आधी अधूरी स्टेट पावर दी थी, नाम मात्र की। हाँ, असली कंट्रोल तो अभी भी वाइसरॉय और गवर्नर्स के हाथ में था। उनके पास वो स्पेशल पावर्स थी जी। वो जब चाहे मिनिस्ट्री को हटा सकते थे, कोई भी कानून रोक सकते थे, वीटो पावर थी उनके पास। एक तरह से जैसे किराए के मकान में रह रहे हो, मकान मालिक जब चाहे निकाल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कांग्रेस के लिए ना एक बहुत मुश्किल काम था, दोहरी तलवार पर चलने जैसा, एक डबल चैलेंज। कैसे? देखिए, एक तरफ तो उन्हें इन प्रांतों में एक जिम्मेदार सरकार की तरह काम करना था, लोगों की उम्मीदें थीं। हाँ, वादे किए थे चुनाव में। बिल्कुल। उनकी रोजमर्रा की जरूरतें, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, किसानों की समस्याएं, इन सब पर ध्यान देना था। और दूसरी तरफ उन्हें केंद्र सरकार के सामने, जहां असली सत्ता थी, मतलब वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वहां एक विपक्ष की भूमिका भी निभानी थी, क्योंकि आजादी का अल्टीमेट लक्ष्य तो वही था। सही। उन्हें कानून बनाकर, लेजिस्लेशन करके और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए सामाजिक सुधार भी लाने थे, लोगों को फौरी राहत भी देनी थी। और इन सब के साथ साथ जो आजादी का बड़ा संघर्ष था, उसे भी जिंदा रखना था। लोगों को अगले मास स्ट्रगल के लिए तैयार भी करना था। मतलब ये वही STS स्ट्रैटेजी हुई, स्ट्रगल थ्रू स्ट्रगल। समझौता, संघर्ष। ये ट्रूस यानी समझौते वाला फेज था। ऑफिस में बैठना एक तरह का समझौता था, लेकिन संघर्ष की तैयारी वो अंदर ही अंदर जारी रखनी थी। और ये सब एक बिल्कुल नई, यूनिक, हिस्टोरिकल सिचुएशन में करना था। गांधी जी ने भी तो इस पर लिखा था शायद, हरिजन में। हाँ, बिल्कुल लिखा था। मिनिस्ट्रीज बनने के बाद उन्होंने साफ कहा था कि ये जो पद मिले हैं कांग्रेसियों को, इन्हें बहुत हल्के ढंग से लेना चाहिए, इनसे चिपक कर नहीं बैठना है। उन्होंने शायद कांटों का ताज कहा था इसे। जी हाँ, क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स, यश या ग्लोरी का मुकुट नहीं। असली सवाल ये था, और गांधी जी इसी को परखना चाहते थे, कि क्या इन सरकारी पदों का इस्तेमाल करके आजादी के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने की रफ्तार तेज हो सकती है। मतलब क्या ऑफिस में बैठना फायदेमंद होगा या नुकसानदेह? बिल्कुल। क्या ये आजादी की लड़ाई में मददगार होगा?
उन्होंने तो कांग्रेसियों को ये सलाह भी दी थी कि देखो ये जो एक्ट ऑफ 1935 है ना, जी। इसको इस तरह इस्तेमाल करो जैसा अंग्रेजों ने कभी सोचा भी ना हो। अच्छा उनके इरादों को ही पलट दो। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस ने सरकारें बनाई तो इसका जमीनी असर क्या हुआ? क्या वाकई कुछ बदला? लोगों ने क्या महसूस किया? बदला। अरे जमीन आसमान का फर्क आ गया। सबसे बड़ा बदलाव तो शायद लोगों के मन में आया, उनके मनोविज्ञान में। देश का पूरा साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर ही बदल गया। जैसे कैसे? मतलब क्या महसूस हुआ लोगों को? जैसे किसी ने घुटन भरी खिड़कियां खोल दी हो और ताजी हवा अंदर आ गई हो। लोगों में एक गजब का आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। ऐसा लगा मानो बरसों की गुलामी के बाद अब वो जीत और अपनी ताकत की हवा में सांस ले रहे हैं। अच्छा। आप सोचिए ना, ये कोई मामूली बात थोड़ी थी कि वही खादी पहने हुए लोग, मर्द और औरतें, जो कल तक अंग्रेजों की जेलों में थे, हाँ। आज वो सेक्रेटेरिएट की शानदार इमारतों में बैठकर सरकार चला रहे थे। हम्म। और वही अंग्रेज अफसर या उनके भारतीय मातहत जो कल तक इन नेताओं पर डंडे बरसाते थे, जेल भेजते थे, आज उन्हीं से यस सर नो सर करके ऑर्डर्स ले रहे थे। ये तो पावर डायनामिक्स का पूरा उलटना हो गया। बिल्कुल सिंबॉलिक था, पर इसका असर बहुत गहरा था। इसने लोगों का मोराल, मनोबल बहुत ऊंचा कर दिया। हाँ, ये बात तो नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखी है। बहुत अच्छे से बताया उन्होंने इस माहौल के बारे में। जी, क्या लिखा है उन्होंने? वो लिखते हैं कि ऐसा लगा जैसे लोगों के कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। बरसों से जो मास एनर्जी, जो जन ऊर्जा दबी हुई थी, वो अचानक से बाहर फूट पड़ी थी, हर तरफ दिख रही थी। अच्छा। वो बताते हैं कि प्रांतीय सरकारों के हेडक्वार्टर्स में जो पुरानी ब्यूरोक्रेसी के गढ़ माने जाते थे, वहां बड़े दिलचस्प नज़ारे देखने को मिल रहे थे। जैसे कि मिनिस्टर्स के कमरों में झांक लेते, उन्हें रोकना भी मुश्किल था क्योंकि अब वो खुद को बाहरी नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि ये सब उनका अपना है, इस पर उनका मालिकाना हक है। सेंस ऑफ ओनरशिप आ गया था। हाँ, और बेचारे पुलिस वाले और अर्दली जो पहले बड़े रौब में रहते थे, वो भी जैसे सुन्न पड़ गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सारे पुराने तौर तरीके, पुराने स्टैंडर्ड्स जैसे ध्वस्त हो गए थे। जी। वो लिखते हैं कि यूरोपियन ड्रेस, अंग्रेजी कपड़े जो पहले रुतबे और अथॉरिटी का सिंबल थे, अब उनकी कोई खास पूछ नहीं रह गई थी। एमएलए और आम किसानों शहरियों में फर्क करना मुश्किल हो गया था। सब एक जैसे लगते थे, इतने घुल मिल गए थे। इस सब का सीधा नतीजा ये हुआ होगा कि कांग्रेस की इज्जत, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई होगी। हाँ, आसमान छूने लगी। लोगों को पक्का यकीन हो गया कि हाँ, यही वो पार्टी है जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती है। और ये सच में आम जनता, खासकर किसानों और गरीबों के हितों का ध्यान रखेगी। और कांग्रेस को भी ये दिखाने का एक शानदार मौका मिला कि वो सिर्फ सड़कों पर आंदोलन करना और जेल जाना ही नहीं जानती, बल्कि वो सरकार चलाना भी जानती है। वो स्टेट पावर का इस्तेमाल करके लोगों के भले के लिए काम भी कर सकती है, एक इफेक्टिव गवर्नेंस दे सकती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी था आगे के लिए। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, असलियत में चुनौतियां भी तो बहुत बड़ी रही होंगी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और लिमिटेशंस भी कम नहीं थी। हाँ बिल्कुल, सीमाएं थीं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के पास शक्तियां बहुत सीमित थीं। जैसा हमने कहा, असली ताकत तो गवर्नर और वाइसरॉय के पास ही थी। हाँ। दूसरे, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसा, वो भी बहुत कम था। अंग्रेज सरकार ज्यादा पैसा देती नहीं थी। कंट्रोल रखते थे वो। बिल्कुल। तीसरे, वो प्रशासन का जो मूल इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर था, जो उसका औपनिवेशिक ढांचा था, उसे फंडामेंटली बदल नहीं सकते थे। वो चाहकर भी कोई रैडिकल, एकदम जड़ से बदलने वाले क्रांतिकारी सुधार नहीं ला सकते थे। सही बात है। पर हाँ, अपनी इन सीमित शक्तियों और बहुत कम समय, अब देखिए, कुल मिलाकर वो सिर्फ 28 महीने मतलब 2 साल 4 महीने ही सत्ता में रहे। हाँ, बहुत कम समय था ये। इस छोटे से अरसे में उन्होंने कोशिश जरूर की, कुछ सुधार किए, कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे लोगों को थोड़ी राहत मिले, उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो, ताकि लोगों को एक झलक मिल सके। हाँ, ताकि लोगों को ये अंदाजा लग सके कि आने वाला स्वराज, आजाद भारत कैसा होगा। एक तरह से ये भविष्य के भारत की एक झलक दिखाने की कोशिश थी। और इसमें शायद मंत्रियों के अपने आचरण का भी रोल रहा होगा। बहुत बड़ा रोल। कांग्रेसी मंत्रियों ने खुद सादा जीवन जीने का उदाहरण पेश किया। ये नहीं कि सत्ता मिली तो ऐशो आराम में डूब गए। उन्होंने अपनी तनख्वाह, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थी, करीब 2000 रुपए प्रतिमाह, उसे घटाकर सिर्फ 500 रुपए कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी कटौती थी। जी, ये गांधीवादी मूल्यों का प्रतीक था।
और वो आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध थे, उनसे मिलना जुलना आसान था, कोई तामझाम नहीं। और देखिए, इतने कम समय में भी उन्होंने काफी सारे राहत देने वाले कानून पास किए। ये एक तरह से कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की गंभीर कोशिश थी। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल मुद्दे पर, सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, ये तो कांग्रेस के लिए हमेशा से एक कोर वैल्यू रही है। हाँ। आज़ादी की पूरी लड़ाई ही इन्हीं अधिकारों के लिए लड़ी जा रही थी। बिल्कुल। तो जब कांग्रेस खुद सत्ता में आई तो उम्मीद थी कि इस क्षेत्र में वो कुछ ठोस करेगी, और लगता है कि इस मोर्चे पर कांग्रेस मंत्रालयों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। हाँ, बिल्कुल। इसे आप कांग्रेस सरकारों के सबसे महत्वपूर्ण कामों में गिन सकते हैं। देखिए, 1930 के दशक में खासकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान अंग्रेज सरकार ने प्रांतीय सरकारों को बहुत सारी इमरजेंसी पावर्स दे दी थीं। हाँ, वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स वगैरह। जी बिल्कुल, जिनके तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जा सकता था। कांग्रेस सरकारों ने आते ही इन सारी इमरजेंसी पावर्स को खत्म कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग्स जैसे कई राष्ट्रवादी और वामपंथी संगठनों पर जो बैन लगे थे, उन्हें हटा लिया गया। बहुत सी राजनीतिक किताबों और पत्रिकाओं पर पाबंदी थी, वो सब हटा ली गईं। मतलब माहौल खुल गया एकदम से। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन केंद्र सरकार ने लगाया था, तो प्रांतीय कांग्रेस सरकारें उसे नहीं हटा सकती थी। ओह अच्छा, ये सेंट्रल बैन था। जी, लेकिन उन्होंने ये जरूर सुनिश्चित किया कि कांग्रेस शासित प्रांतों में कम्युनिस्ट बिना किसी रोक टोक के खुलकर काम कर सके, अपनी मीटिंग कर सके, प्रचार कर सके। और प्रेस का क्या हुआ? प्रेस पर तो बहुत पाबंदियां थी। हाँ, प्रेस पर लगी सारी पाबंदियां हटा दी गईं। अखबारों और प्रिंटिंग प्रेसेस से जो सिक्योरिटीज यानी जमानत की रकम जब्त की गई थी, वो सब वापस कर दी गई। अच्छा। प्रेस के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे, उन्हें वापस ले लिया गया। पहले सरकारें क्या करती थी, अपनी पसंद के अखबारों को ही विज्ञापन देती थी। हाँ। और विरोध करने वालों को ब्लैकलिस्ट कर देती थी। हाँ, ये तो होता था। ये ब्लैकलिस्टिंग बंद कर दी गई। लोगों के हथियार जो जब्त किए गए थे, वो लौटा दिए गए, और जिन हथियार लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया था, उन्हें बहाल कर दिया गया। यानी वो सारे कानूनी हथियार जो अंग्रेज सरकार राजनीतिक दमन के लिए इस्तेमाल करती थी, हाँ। उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया गया। एग्जैक्टली। इससे ओपन पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए एक अभूतपूर्व माहौल बना। ये वाकई बड़ी बात है। मतलब जो माहौल पहले घुटन भरा था, वो एकदम से खुल गया। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों पर था या जमीनी हकीकत भी बदली? खासकर पुलिस को लेकर लोगों के मन में जो डर था, क्या वो कम हुआ? पुलिस तो ब्रिटिश राज का सबसे खौफनाक चेहरा बन गई थी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। पुलिस का रवैया बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आम आदमी पुलिस से सबसे ज्यादा डरता था और शायद नफरत भी करता था। पुलिस अत्याचार और जुल्म का प्रतीक थी। गांधी जी ने इस बात को समझा था। अगस्त 1937 में जब मिनिस्ट्रीज बन गईं, तो उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की असली जीत इसी बात से मापी जाएगी कि वो पुलिस और सेना को कितना बेकार, कितना इर्रेलेवेंट बना पाती है। अच्छा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मौजूदा संविधान को रैक करने का, उसे तोड़ने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका यही है कि कांग्रेस ही साबित कर दे कि वो बिना सेना की मदद के और पुलिस की कम से कम मदद से शासन चला सकती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। लगाम लगा पाई? कुछ हद तक हाँ। पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि पुलिस का ढांचा वही पुराना था, इंपीरियलिस्ट ढांचा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कांग्रेस प्रांतों में पुलिस की शक्तियों पर कुछ अंकुश लगाए गए। जैसे सीआईडी एजेंट्स का काम होता था कि वो राजनीतिक सभाओं में जाकर नेताओं के भाषण नोट करें, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जासूसी करें, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखें। हाँ, ये तो होता था। ये सब बंद करवा दिया गया। अब नेता खुलकर अपनी बात कह सकते थे, कार्यकर्ता बिना डर के काम कर सकते थे। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहले तो लगता था सीआईडी की नजर हर जगह है। सही बात है। और राजनीतिक कैदियों का क्या हुआ? बहुत से लोग तो सालों से जेलों में बंद थे। हाँ, ये कांग्रेस सरकारों के पहले कामों में से एक था। हजारों राजनीतिक कैदियों और नजरबंदों, डिटेनीज, मतलब जिन्हें बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शक की बिना पर हिरासत में रखा गया था, उन्हें रिहा किया गया। अच्छा। बहुत से लोगों को छोटे मोटे आरोपों में या बिना किसी ठोस सबूत के सालों से बंद रखा गया था, उन सबको छोड़ा गया। कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर इंटर्नमेंट या डिपोटेशन के आदेश थे। इंटर्नमेंट मतलब?
नजरबंदी, हाँ, किसी खास इलाके में नजरबंद रखना, और डिपोटेशन मतलब देश निकाला देना, इन सभी आदेशों को रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि काकोरी कांड और दूसरे कॉन्स्पिरेसी केसेस जिनमें हिंसा भी शामिल थी, उनमें सजा पाए कई क्रांतिकारियों को भी रिहा कर दिया गया। लेकिन मैंने सुना है कि यूपी और बिहार में कुछ कैदियों की रिहाई को लेकर कोई मसला खड़ा हो गया था। हाँ बिल्कुल, यूपी और बिहार में एक पेच फंसा रहा। वहाँ कुछ ऐसे क्रांतिकारी जेलों में थे जिन्हें हिंसा के गंभीर मामलों में सजा मिली थी। इनमें से ज्यादातर को पहले अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल कालापानी भेजा गया था। ओहो। वहां जुलाई 1937 में उन्होंने एक लंबी भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद उन्हें उनके अपने प्रांतों यानी यूपी और बिहार की जेलों में ट्रांसफर किया गया था। फरवरी 1938 तक यूपी में ऐसे 15 कैदी थे और बिहार में 23। अच्छा। अब चूंकि ये हिंसा से जुड़े मामले थे, इनकी रिहाई के लिए प्रांतीय सरकार को गवर्नर की सहमति लेनी जरूरी थी। एक्ट में यही प्रावधान था और गवर्नर्स ने सहमति देने से साफ इनकार कर दिया। ओहो, तो यहाँ मामला फंस गया। बुरी तरह फंस गया। अंग्रेज सरकार इन क्रांतिकारियों को छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक तरफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी जो इन्हें रिहा करने पर रेडी हुई थी, ये उनके लिए अपने वादे और सिद्धांत का सवाल था। बिल्कुल। दूसरी तरफ गवर्नर्स थे जो अपनी ताकत दिखा रहे थे। फिर क्या हुआ? मामला इतना बढ़ा कि 15 फरवरी 1938 को यूपी और बिहार की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया। क्या बात है? इस्तीफा दे दिया। हाँ। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। अंग्रेज सरकार पर जबरदस्त दबाव बना। आखिरकार वाइसरॉय को बीच में पड़ना पड़ा। बातचीत हुई और एक समझौता निकला। मार्च 1938 के अंत तक यूपी और बिहार दोनों प्रांतों के सभी क्रांतिकारी कैदी रिहा कर दिए गए। अच्छा, तो ये कांग्रेस सरकारों की एक बड़ी जीत मानी गई होगी। बिल्कुल, एक बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत। इसने दिखा दिया कि वो अपने सिद्धांतों के लिए सत्ता छोड़ने को भी तैयार है। ये घटना तो वाकई कांग्रेस शासित और गैर कांग्रेस शासित प्रांतों के बीच का फर्क साफ दिखाती होगी। हाँ बिल्कुल। बंगाल और पंजाब में उस समय गैर कांग्रेसी सरकारें थीं। वहां का हाल बिल्कुल अलग था। खासकर बंगाल में सिविल लिबर्टीज पर कड़े अंकुश लगे हुए थे। वहां सैकड़ों क्रांतिकारी कैदी और नजरबंद सालों से बिना मुकदमा चलाए जेलों में सड़ रहे थे। उनकी रिहाई के लिए कैदियों ने बार बार भूख हड़तालें की। बाहर जनता ने बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन वहां की सरकारें टस से मस नहीं हुई। मतलब उन्होंने रिहा नहीं किया। तो ये कॉन्ट्रास्ट बहुत साफ था कि जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां सिविल लिबर्टीज का माहौल काफी बेहतर था। बॉम्बे में भी शायद जमीन वापसी का कोई मामला था 1930 के आंदोलन से जुड़ा। हाँ, बॉम्बे सरकार ने भी एक अहम कदम उठाया। आपको याद होगा 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने नो टैक्स कैंपेन यानी कर न देने का आह्वान किया था। हाँ। जिन किसानों ने इसमें हिस्सा लिया था, सरकार ने गुस्से में उनकी जमीनें जब्त कर ली थीं। बॉम्बे की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद उन जमीनों को उनके असली मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू की। ये तो बहुत अच्छा कदम था। अभी बॉम्बे सरकार को इस्तीफे की धमकी देनी पड़ी, तब जाकर गवर्नर माने। ओहो, मतलब गवर्नर्स अड़ंगा लगा रहे थे हर जगह। बिल्कुल। इसी तरह 1930 और 1932 के आंदोलनों के प्रति सहानुभूति रखने के कारण जिन सरकारी अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, उनकी पेंशन भी कांग्रेस सरकार ने बहाल कर दी। ये सब कदम लोगों का भरोसा जीतने वाले थे। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कि सिविल लिबर्टीज के मामले में कांग्रेस सरकारों का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा था? कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हुई, कोई धाग नहीं? देखिए, इतिहास कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं होता। उसमें हमेशा कुछ पेचीदगियां, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। तो हाँ, कांग्रेस के मिनिस्ट्रियल रिकॉर्ड पर इस मामले में कुछ दाग, कुछ ब्लेमिशेस भी थे। सब कुछ परफेक्ट नहीं था। अच्छा, जैसे कि? मिसाल के तौर पर जुलाई 1937 में, यानी सरकार बनने के फौरन बाद, मद्रास सरकार ने एक जाने माने सोशलिस्ट नेता थे यूसुफ मेहर अली। हाँ, सुना है नाम। उन पर मालाबार में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चला दिया। हालांकि उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया, लेकिन मुकदमा चलाना ही अपने आप में कांग्रेस की घोषित नीति के खिलाफ था कि भाषण देने पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये तो गड़बड़ थी। और शायद बाटलीवाला का मामला इससे भी ज्यादा गंभीर था। उसमें तो सजा भी हो गई थी। हाँ, वो मामला ज्यादा विवादास्पद था। अक्टूबर 1937 में मद्रास सरकार ने एक और कांग्रेसी सोशलिस्ट नेता एसएस बाटलीवाला, उन पर देशद्रोही भाषण, सेडिशियस स्पीच देने के आरोप में मुकदमा चलाया। सेडिशन, ये तो वही कानून था जिसका इस्तेमाल अंग्रेज करते थे। बिल्कुल।
और हद तो ये हो गई कि बाटलीवाला को 6 महीने की कैद की सजा सुना दी गई। अरे बाप रे, कांग्रेस सरकार ने सेडिशन में सजा दे दी। जी। इस पर कांग्रेस के अंदर ही जबरदस्त बवाल मच गया। खुद जवाहरलाल नेहरू इस कार्रवाई के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, जी। क्योंकि ये कांग्रेस की बरसों पुरानी पोजीशन, उसके स्थापित सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ था कि किसी को सिर्फ भाषण देने के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए, और खासकर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने पर तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटना था, और वो भी कांग्रेस की अपनी सरकार द्वारा। लेकिन मद्रास के प्रीमियर सी राजगोपालाचारी, वो तो इतने बड़े नेता थे, उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया या क्यों किया? यहीं पर कांग्रेस के अंदर के मतभेद, इंटरनल डिफरेंसेस सामने आते हैं, खासकर राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच का तनाव। अच्छा। कहा जाता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब इस मुद्दे पर गर्मा-गर्म बहस चल रही थी, तो नेहरू ने मद्रास के प्रीमियर, उस समय मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहते थे, सी राजगोपालाचारी से पूछा, क्या आपका मतलब ये है कि अगर मैं मद्रास आकर बाटलीवाला जैसा ही भाषण दूं तो आप मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे? अरे, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? कहते हैं कि राजगोपालाचारी का सपाट जवाब था, हाँ, कर लूंगा। सच में? अब इस किस्से में कितनी सच्चाई है पता नहीं, पर ये उस समय के तनाव को दिखाता है। राजगोपालाचारी और राइट विंग के कुछ नेताओं का मानना था कि सरकार चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना जरूरी है, भले ही इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़े। जबकि नेहरू और लेफ्ट विंग का मानना था कि राजनीतिक विरोध, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ, उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। खैर, पार्टी के अंदर भारी दबाव पड़ा और आखिर में बाटलीवाला को रिहा कर दिया गया। अच्छा, रिहा हो गए वो? हाँ, और रिहा होने के बाद उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में घूम घूम कर वैसे ही भाषण दिए जैसे पहले दिए थे। तो ये मामला एक एक्सेप्शन साबित हुआ, लेकिन इसने कांग्रेस के दक्षिणपंथी राइट विंग खेमे के रवैये को लेकर एक शक जरूर पैदा कर दिया कि सत्ता में आने पर क्या ये लोग भी दमन का रास्ता अपना सकते हैं। ये चिंता की बात थी, और शायद सिर्फ मद्रास में नहीं, बॉम्बे में भी कुछ ऐसा हुआ था। वो सीआईडी वाली बात, हाँ, उससे भी बुरी बात कुछ राइट विंग कांग्रेसी मंत्रियों की मानसिकता थी, जो शायद सत्ता में आकर पुरानी ब्यूरोक्रेटिक सोच से प्रभावित हो गए थे। जैसे बॉम्बे के गृह मंत्री थे के.एम. मुंशी। वो कांग्रेस नेतृत्व में कोई बहुत भारी भरकम नेता नहीं माने जाते थे, पर मंत्री बन गए थे। उन्होंने क्या किया कि कम्युनिस्टों और दूसरे लेफ्ट विंग कांग्रेसियों पर नजर रखने के लिए सीआईडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या? अपनी ही पार्टी के लोगों की जासूसी सीआईडी से? जी हाँ, ये तो वही काम था जो अंग्रेज सरकार करती थी। कहते हैं इस पर नेहरू ने उन्हें डांट भी लगाई थी, कहा था, तुम तो मंत्री बनने से पहले ही पुलिस अफसर बन गए हो। सही कहा नेहरू ने तो। इसी तरह मद्रास सरकार पर भी आरोप लगे कि उसने रेडिकल कांग्रेसमैन की जासूसी के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। ये सोचना थोड़ा परेशान करता है कि सत्ता का चरित्र शायद ऐसा होता है कि वो अच्छे अच्छों को बदल देता है, या कम से कम वही पुराने तरीके अपनाने पर मजबूर कर देता है जिनसे लड़कर वो सत्ता तक पहुंचे थे। तो फिर इन घटनाओं को कैसे देखा जाए? क्या ये कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दिखाता है? मतलब एक तरफ आजादी की बात, दूसरी तरफ अपने ही लोगों पर सेडिशन और जासूसी। देखिए, इन दागों को, इन ब्लेमिशेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जरूर चिंताजनक बातें थीं, लेकिन इन्हें सही पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी है। पहली बात, ये घटनाएं अपवाद थीं, नियम नहीं। इन घटनाओं के बावजूद बॉम्बे और मद्रास में भी नागरिक स्वतंत्रता का जो ओवरऑल विस्तार हुआ, वो बहुत बड़ा था। माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुला और आजाद था। अच्छा। दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा हिस्सा, आम कार्यकर्ता और खासकर लेफ्ट विंग के नेता, वो सिविल लिबर्टीज के सवाल पर बहुत सतर्क थे, बहुत विजिलेंट थे। हाँ, जैसे नेहरू ने आवाज उठाई। बिल्कुल, उन्होंने पार्टी के अंदर राइट विंग मंत्रियों पर लगातार जबरदस्त दबाव बनाए रखा कि वो नागरिक स्वतंत्रता से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करे। बाटलीवाला की रिहाई इसी दबाव का नतीजा थी। मतलब पार्टी के अंदर चेक एंड बैलेंस था। जी, पार्टी के अंदर का ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी और चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था, वो काफी हद तक कामयाब रहा इन भटकाओं को रोकने में। तो कुल मिला के सिविल लिबर्टीज के मोर्चे पर कांग्रेस शासन के 28 महीने काफी घटना बहुल रहे। मतलब बहुत कुछ हुआ, जबरदस्त उपलब्धियां भी थीं, जैसे दमनकारी कानूनों का खात्मा, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, प्रेस की आजादी। हाँ, ये बड़ी बातें थीं। लेकिन साथ ही कुछ विवादास्पद घटनाएं और अंदरूनी खींचतान भी देखने को मिली, जिसने भविष्य की कुछ चुनौतियों की तरफ इशारा भी किया। ये दिखाता है कि सत्ता चलाना, खासकर एक
कॉलोनियल फ्रेमवर्क के अंदर कितना जटिल काम था। बिल्कुल, बहुत जटिल था। चलिए, ये तो हुई सिविल लिबर्टीज की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कृषि सुधारों और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में कांग्रेस मंत्रालयों ने क्या किया। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। तो पिछले हिस्से में हमने देखा कि कांग्रेस कैसे इलेक्शंस जीती। अब सवाल यह है कि जब उन्हें थोड़ी पावर मिली 1937 से 1939 के बीच, तो उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए असल में किया क्या? वादे तो आसमान छू रहे थे। हाँ बिल्कुल, कैंपेन में यही तो कहा था कि किसानों की गरीबी की जड़ ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर और जमींदारी सिस्टम है। हाँ, अब सत्ता का स्वाद चखा तो उम्मीदें तो थीं कि कुछ ठोस होगा। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं और ये लाजमी भी था। कांग्रेस ने किसानों को एंटी एम्पीरियलिस्ट लड़ाई से जोड़ा ही इसी वादे पर था कि आजादी या स्वराज का मतलब उनके लिए इकोनॉमिक बेटरमेंट भी होगा। लेकिन यहाँ आते ही पहली दीवार सामने खड़ी थी, पावर मिली पर पूरी नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा है जैसे इंटर्नशिप में आपको बड़ा प्रोजेक्ट तो दे दिया, पर सारे जरूरी परमिशंस और बजट सीनियर के पास ही हैं। हाँ, और जनता इन वादों को लेकर बहुत सीरियस थी। वो यूपी के प्रतापगढ़ वाला किस्सा याद है? हाँ हाँ, बताइए। सरकारी रिपोर्ट में भी लिखा है कि वोटरों ने पोलिंग स्टेशन पर गाय के गोबर के उपले जला के अपनी बेदखली के ऑर्डर्स, वो बेदखली कहते थे, जला दिए थे। बाप रे। उन्हें लगा कि बस अब कांग्रेस आ गई तो ये जुल्म खत्म। ये दिखाता है कि एक्सपेक्टेशन लेवल कहाँ था। प्रिसाइसली, ये उम्मीदें एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी और वो सीमाएं जिनमें उन्हें काम करना था। सबसे पहले ये समझना होगा कि जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह उखाड़ फेंकना उनके एजेंडा पर था ही नहीं, कम से कम उस वक्त। लेकिन क्यों? इलेक्शन में तो लगान, कर्ज, जमींदारी सुधार की बातें थी, फिर सत्ता में आते ही पीछे क्यों हटे? क्या ये सिर्फ वोट लेने की बात थी? नहीं, इसे सिर्फ चुनावी वादा खिलाफी कहना सिंप्लीफिकेशन होगा। इसके पीछे कई ठोस वजह थी जो उनके हाथ बांधे हुए थी। अच्छा, जैसे पहली और सबसे बड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसने प्रांतीय सरकारों को नाम की ऑटोनॉमी तो दी, पर असली चाबी सेंटर और ब्रिटिश हुकूमत के पास ही रखी। मतलब फाइनेंशियल पावर्स बहुत कम थी। बहुत कम। देश की ज्यादातर कमाई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले जाती थी। राज्यों के पास विकास के लिए पैसा ही नहीं बचता था। मतलब बजट ही नहीं था बड़े बदलाव लाने का। और जो अफसरशाही थी वो तो अंग्रेजों की बनाई हुई थी। क्या वो कांग्रेस के एजेंडा को लागू करती? यही दूसरी बड़ी दिक्कत थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। जो पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, आईएएस, आईपीएस के पुराने अवतार समझ लीजिए, वो अंग्रेजों के प्रति लॉयल थी। और 1935 एक्ट के तहत वाइस रॉय और गवर्नर्स के पास स्पेशल पावर्स थी उन्हें प्रोटेक्ट करने की। कांग्रेस मिनिस्टर्स उन्हें छू भी नहीं सकते थे। अरे, कानून बना भी दो तो उसे जमीन पर उतारने वाली मशीनरी आपके कंट्रोल में नहीं थी। ओके, ये तो बाहरी बाधाएं हुई, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी तो कुछ चल रहा होगा। आपने क्लास एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात की थी, जरा ऐसे खोलिए, ये क्या फंडा था? ये कांग्रेस की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का कोर एलिमेंट था उस वक्त। देखिए, कांग्रेस एक मल्टी क्लास नेशनल मूवमेंट थी। हाँ, आजादी की लड़ाई जीतनी थी तो सबको साथ लेकर चलना था। किसान, मजदूर, पूंजीपति, मिडिल क्लास और हाँ, जमींदार भी। हाँ, खासकर छोटे और मंझोले जमींदार जो कई इलाकों में नेशनल मूवमेंट में शामिल भी थे। तो क्लास एडजस्टमेंट का मतलब था कि अपने ही लोगों में फूट न पड़ने दी जाए। अच्छा, दुश्मन अंग्रेज थे, उन्हें आइसोलेट करना था। इसलिए स्ट्रैटेजी ये बनी कि जमींदारों के एक बड़े हिस्से को या तो न्यूट्रल रखा जाए या अपने पाले में लाया जाए, ताकि वो पूरी तरह अंग्रेजों के साथ ना खड़े हो जाएं। समझ गया। मतलब एक तरह का सियासी संतुलन साधना। जैसे घर में शादी हो तो फूफा जी और मौसा जी दोनों के नखरे उठाने पड़ते हैं ताकि माहौल ना बिगड़े। बिल्कुल। लेकिन क्या इससे किसानों के मुद्दे डाइल्यूट नहीं हुए? बिल्कुल हुए। यही तो इसका नतीजा था। स्वामी सहजानंद जैसे बड़े किसान नेता जो काफी रैडिकल माने जाते थे, उन्होंने भी माना कि कांग्रेस क्योंकि एक राष्ट्रीय मंच है, उसे अलग अलग वर्गों में हार्मनी बनाकर ही संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। ये उस वक्त की मजबूरी थी। हाँ, आप एक साथ जमींदारों को भी साथ रखना चाहें और किसानों को रैडिकल राहत भी देना चाहें, ये मुश्किल था। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और शायद वक्त की भी कमी थी। उन्हें अंदाजा था कि ये मंत्रालय लंबे नहीं चलने वाले। हाँ, ये टिकिंग क्लॉक वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। कांग्रेस लीडरशिप, खासकर नेहरू जैसे लोग, जानते थे कि ये मिनिस्ट्रीज ब्रिटिश ढांचे में फिट होने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उससे टकराने के लिए हैं। अच्छा, नेहरू ने बाद में लिखा भी,
सेंस ऑफ इम्पेंडिंग क्राइसिस वाज ऑलवेज प्रेजेंट। शुरू से ही अंदाजा था कि ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा से ज्यादा 2 साल चलेगा। सिर्फ 2 साल? हाँ, ऊपर से 1938 आते आते यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बादल मंडराने लगे थे, तो जो भी करना था फटाफट करना था। बिल्कुल फाइनल एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने जैसा माहौल। बाप रे, इतनी सारी मुश्किलें। और एक और रोड़ा था ना, वो सेकंड चेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हाँ, ये यूपी, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम जैसे 6 प्रांतों में थे। ये असल में बड़े लोगों के क्लब जैसे थे। मतलब? असन्नी के लिए जहां पढ़े लिखे या ठीक ठाक संपत्ति वाले करीब 1.75 करोड़ लोग वोट दे सकते थे, वहीं इन काउंसिल्स के लिए वोटिंग का अधिकार सिर्फ 70,000 से भी कम लोगों को था। 70,000 बस? हाँ, यानी बड़े जमींदार, पूंजीपति, साहूकार। कांग्रेस इन काउंसिल्स में माइनॉरिटी में थी। तो मतलब असेंबली में बिल पास करा भी लो, काउंसिल में अटक जाएगा। हाँ, डबल फिल्ट्रेशन। एग्जैक्टली। कोई भी प्रोग्रेसिव कानून, खासकर जमींदारों या साहूकारों के खिलाफ, इन काउंसिल से पास कराना टेढ़ी खीर थी। तो फिर करते क्या थे? कांग्रेस को या तो दबाव बनाना पड़ता था या फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। जैसे बिहार में जमींदारों से समझौता हुआ। अच्छा। यूपी में साहूकारों को कर्ज वाले कानून पर थोड़ी रियायत दी गई ताकि वो बदले में टेनेंसी कानून का विरोध न करें। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। जैसे सोसाइटी में कोई नया नियम लाना हो तो पहले पुराने और असरदार सदस्यों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मसला खुद ही बहुत पेचीदा था, भारत का अग्रेरियन स्ट्रक्चर। हाँ, सदियों से बनी ये व्यवस्था बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अलग अलग तरह के लैंड राइट्स, किराएदारी के लेयर्स, कर्ज का जाल जो किसान की पूरी जिंदगी से जुड़ा था। इस पर पूरी जानकारी तक ठीक से उपलब्ध नहीं थी। इसमें हाथ डालना मतलब एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम था, जैसा आजादी के बाद भी महसूस हुआ। हाँ ये तो है। ये किसी पुरानी उलझी हुई वायरिंग को ठीक करने जैसा था। पता ही नहीं कौन सा तार कहाँ जुड़ा है, और गलत तार छेड़ा तो शॉर्ट सर्किट का डर। ठीक है, तो ये तो हुई वो सारी बाधाएं और मजबूरियां, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, मतलब वो क्लास एडजस्टमेंट वाली, टाइम कंस्ट्रेंट और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कांग्रेस के हाथ काफी बंधे हुए थे। हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं कि इन बंधे हुए हाथों से उन्होंने आखिर किया क्या। आपने कहा कि हर प्रांत में कहानी अलग थी। हाँ, क्योंकि हर प्रांत की जमीनी हकीकत, वहाँ कांग्रेस का कितना जोर था, लीडरशिप कैसी थी, किसान आंदोलन कितना मजबूत था, ये सब बातें मायने रखती थीं। सही। लेकिन मोटे तौर पर कानूनों ने 4 चीजों पर फोकस किया: टेनेंसी अधिकार, टेनेंसी राइट्स, कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, लगान रेंट में कमी, और ग्रामीण कर्ज से राहत। यूपी से शुरू करते हैं। अक्टूबर 1939 में वहां टेनेंसी एक्ट आया। इसमें किसानों के लिए क्या था? यूपी में जो स्टैट्यूटरी टेनेंट्स थे, यानी वो किसान जिन्हें कानूनन कुछ अधिकार तो थे पर जमीन पर पुश्तैनी हक नहीं था, उन्हें ये पुश्तैनी हक मिल गया। अच्छा, तो मतलब अब बाप के बाद बेटा उसी जमीन पर खेती कर सकता था। हाँ, जमींदार उसे आसानी से बेदखल इजेक्ट नहीं कर सकता था। ये एक बड़ी राहत थी, क्योंकि बेदखली का डर हमेशा तलवार की तरह लटका रहता था। और लगान, वो तो सबसे बड़ा बोझ था। लगान बढ़ाने पर भी रोक लगी। साथ ही लगान न चुका पाने पर किसान को गिरफ्तार या जेल नहीं भेजा जा सकता था। ये भी बहुत जरूरी था। और जो जबरदस्ती की वसूलियां थीं, जैसे नजराना यानी जमींदार को दी जाने वाली सलामी या घूस, और बेगार यानी मुफ्त में काम करवाना, इन सब को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये चीजें किसानों के सम्मान से जुड़ी थीं, सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। बिल्कुल। ये वाकई अहम कदम थे। अब बिहार चलते हैं। सुना है वहां और भी तेजी से और ज्यादा रेडिकल काम हुआ। हाँ, बिहार में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने 1937-38 में ही कई कानून पास कर दिए। एक बड़ा कदम ये था कि 1911 के बाद जितना भी लगान बढ़ाया गया था, वो सब रद्द कर दिया गया। सब? पूरा? हाँ, पूरा। अनुमान है कि इससे औसत लगान में करीब 25% की कमी आई होगी। 25%? ये तो बहुत है। एक झटके में इतनी बड़ी राहत। हाँ, और भी बहुत कुछ। अगर बाजार में फसल की कीमतें गिर जाएं, या जमीन खराब हो जाए, या जमींदार सिंचाई का इंतजाम ना करे, तो भी लगान कम करवाने का हक मिला। अच्छा। जो ऑक्यूपेंसी रैयत थे, यानी वो किसान जिनका जमीन पर कब्जा पुराना और ज्यादा मजबूत माना जाता था, उन्हें अपनी जमीन बेचने या ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार मिल गया। बस जमींदार को एक नाम मात्र की 2% ट्रांसफर फी देनी थी। और वो अंडर वाली बात, वो क्या थी? वो तो शायद और भी रेडिकल थी।
वो सच में एक रेडिकल कदम था। अंडर रायट्स मतलब जो ऑक्यूपेंसी रैयत के नीचे उनसे जमीन लेकर खेती करते थे, एक तरह से सबटेनेंट्स। हाँ, अगर कोई अंडर रायट 12 साल से लगातार एक ही जमीन पर खेती कर रहा था तो उसे भी ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल गए। अरे वाह। ये पहली बार था कि इतने निचले स्तर के काश्तकार के अधिकारों को मान्यता दी जा रही थी। ये तो कमाल है, मतलब हायरार्की में नीचे तक फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई बिहार में। और कर्जा और बकाया लगान, उसका क्या हुआ? बकाया लगान अरियर्स ऑफ रेंट की रकम काफी कम कर दी गई और उस पर ब्याज की दर 12.5% से घटाकर आधी यानी 6.5% कर दी गई। ब्याज दर आधी? हाँ, अगर बटाईदारी थी तो जमींदार फसल का 90-20 यानी 45% से ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकता था। और वो जमीनें जिन्हें बकाश्त कहते थे, यानी वो जमीनें जो मंदी 1929-37 के दौरान लगान न चुका पाने पर किसानों से छीनकर जमींदार ने वापस ले ली थी या खुद जोतने लगे थे, हाँ, वो बकाश लैंड्स। वो पुराने किसानों को वापस मिल सकती थी अगर वो बकाया लगान का आधा हिस्सा चुका दें। बाप रे, मतलब जमींदार की तो कमर ही तोड़ दी बिहार में। उनकी लगान वसूलने की ताकत पर क्या असर पड़ा? बहुत ज्यादा। लगान न चुकाने पर किसान को गिरफ्तार या जेल नहीं भेजा जा सकता था। किसान की अचल संपत्ति यानी घर वगैरह भी उसकी मर्जी के बिना नहीं बेचे जा सकते थे। अच्छा, अगर जमींदार कोई अवैध वसूली करता तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती थी। 6 महीने जेल? हाँ, ऑक्यूपेंसी टेनेंट को तो लगान न देने पर भी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था। कुल मिलाकर जमींदार के पास सिर्फ अपना घटा हुआ लगान वसूलने का हक बचा, वो भी बहुत सीमित तरीकों से। गजब, बिहार मॉडल तो काफी मजबूत लग रहा है। उड़ीसा में क्या हुआ? वहां भी कुछ हुआ? उड़ीसा में भी मई 1938 में टेनेंसी बिल आया। ऑक्यूपेंसी होल्डिंग्स को बेचने का अधिकार मिला। बकाया लगान पर ब्याज 12.5% से घटाकर 6% किया गया। अवैध वसूली बंद हुई। काफी कुछ बिहार जैसा ही था। लेकिन वहां एक बिल पर गवर्नर ने अड़ंगा लगा दिया था ना, वो क्या मामला था? हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है मिनिस्ट्रीज की लिमिटेड पावर का। फरवरी 1938 में एक बिल पास हुआ जो उन इलाकों के लिए था जो हाल ही में मद्रास से उड़ीसा में शामिल हुए थे। हाँ, बिल में कहा गया कि वहां जमींदारी इलाकों में लगान घटाकर पास के रैयतवाड़ी इलाके के लैंड रेवेन्यू रेट जितना कर दिया जाए और जमींदार को बस 12.5% मुआवजा मिले। ओहो, इससे तो जमींदारों को भारी नुकसान होता। हाँ, उनकी आमदनी 50-60% कम हो जाती। गवर्नर ने इस बिल को मंजूरी देने से ही इनकार कर दिया। देखा, असली बॉस तो गवर्नर ही था। अब मद्रास की कहानी सुनते हैं। वहां तो कुछ और भी क्रांतिकारी होने वाला था, सुना है? मद्रास में तो हद ही हो गई थी। वहां के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टी प्रकाशम। हाँ, प्रकाशम। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट वाले इलाकों का जायजा लिया। कमेटी ने कहा कि इन इलाकों में जमीन का असली मालिक रैयत यानी किसान है, जमींदार तो बस टैक्स कलेक्टर है। क्या बात है! इसलिए लगान को 1802 के लेवल पर वापस ले जाना चाहिए। जब ये सेटलमेंट लागू हुआ था 1802 के लेवल पर? इसका मतलब क्या होता? कितना कम होता लगान? इसका मतलब होता कि लगान में लगभग 2/3 यानी 2/3 की भारी कटौती। 2/3? बाप रे! यह फैक्टिकली जमींदारी सिस्टम को खत्म करने जैसा ही था। और तो और उस वक्त मद्रास की प्रीमियर सी राजगोपालाचारी थे। उन्होंने भी इस रिपोर्ट का पूरा समर्थन किया और जमींदारों को कोई मुआवजा देने के विचार को भी खारिज कर दिया। वाह, ये तो सच में क्रांति होती। फिर क्या हुआ? लागू क्यों नहीं हुआ? रोका किसने? रोका किसी ने नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली ने जनवरी 1939 में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। फिर लेकिन इससे पहले कि इस पर कानून बनता, अक्टूबर-नवंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर II के मुद्दे पर सभी कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। ओह, व्हाट अ हिस्टोरिकल इफ। अगर इस्तीफे ना हुए होते तो शायद मद्रास में जमींदारी का खात्मा 1939 में ही शुरू हो गया होता। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पोटेंशियल कितना था, पर हालात ने उसे पूरा नहीं होने दिया। इनके अलावा बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, NWFP में भी टेनेंसी सुधार हुए। खासकर किसानों को कार्यकाल की सुरक्षा मिली। तो कुल मिलाकर इन 2-2.5 सालों में काफी कुछ हुआ। लाखों किसानों को, खासकर स्टैट्यूटरी और ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स को बड़ी राहत मिली। हाँ, मिली तो। बेदखली का डर कम हुआ, लगान घटा, जबरदस्ती की वसूली बंद हुई, जमींदार का रौब कम हुआ, उनकी इज्जत बढ़ी। हाँ। लेकिन अब उस लेकिन पर आते हैं।
ये सुधार कितने गहरे थे? क्या सब किसानों तक पहुंचे? यहीं पर वो सीमाएं दिखती हैं जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। पहली बात, जमींदारी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो बना रहा, जड़ पर हमला नहीं हुआ। हाँ, ये तो है। दूसरी, जैसा आपने कहा, फायदा मुख्य रूप से उन किसानों को मिला जिनके पास पहले से कुछ अधिकार थे, ऑक्यूपेंसी और स्टैट्यूटरी टेनेंट्स। और उनका क्या, जो इनसे भी नीचे थे? सब टेनेंट्स या अंडर रायट्स? बिहार वाला अपवाद छोड़ दें तो। और सबसे बड़ी तादाद वाले खेतीहर मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं थी। उनके हितों का ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया या रखा जा सका। क्यों? इसकी एक बड़ी वजह वही क्लास एडजस्टमेंट की रणनीति थी, जमींदारों को नाराज करने से बचना। दूसरी वजह 1935 एक्ट का रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, हाँ, वोट का अधिकार। वोट का अधिकार संपत्ति या शिक्षा पर आधारित था। सब टेनेंट्स और खेतीहर मजदूर इतने गरीब थे कि वो वोटर ही नहीं थे। अच्छा, तो वो वोट ही नहीं दे सकते थे। हाँ, इसलिए ना तो चुनावी राजनीति के जरिए, नहीं किसान आंदोलनों, जो उस वक्त तक इन वर्गों को उतना मोबिलाइज नहीं कर पाए थे, के जरिए वो मिनिस्ट्रीज पर दबाव बना पाए। ये तो बड़ा कड़वा सच है। मतलब जिनकी आवाज नहीं या जिनके वोट की कीमत नहीं, उनकी सुनवाई भी नहीं। ये पैटर्न तो आज भी कहीं ना कहीं दिखता है। बिल्कुल। तीसरी सीमा ये थी कि ये कानून बने तो, पर इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, ये भी एक सवाल है। हाँ, मतलब कागज पर और जमीन पर कितना फर्क था। एग्जैक्टली। पुरानी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी और जमींदारों के स्थानीय प्रभाव के चलते कई जगह ये कानून शायद कागज पर ही ज्यादा रहे होंगे। ठीक है, ये तो टेनेंसी सुधारों की बात हुई। कर्ज के बोझ को कम करने के लिए भी तो कुछ हुआ था। वो भी तो किसानों की बड़ी समस्या थी। हाँ, कर्ज राहत, डेट रिलीफ के लिए भी लगभग सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कानून बने, सिवाय यूपी और असम के। अच्छा, यूपी और असम में नहीं बने? नहीं, वहां नहीं, लेकिन बाकी जगह काफी सख्त कानून थे। साहूकारों के बिजनेस को रेगुलेट किया गया, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, हिसाब किताब रखना पड़ता था। सालों से जमा हुआ ब्याज या तो पूरी तरह माफ कर दिया गया या बहुत कम कर दिया गया। ब्याज की ऊपरी सीमा तय कर दी गई। कितनी? मद्रास में सिर्फ 6.25% सालाना, बॉम्बे और बिहार में 9%। 6.5%? ये तो साहूकारों के लिए बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है उन्होंने विरोध किया होगा। साहूकारों ने तो किया ही, लेकिन मजे की बात यह है कि वकीलों के एक बड़े तबके ने भी इसका विरोध किया। वकील क्यों? उनका क्या लेना देना? वो तो कांग्रेस समर्थक होते थे कई। अरे, उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज से जुड़े मुकदमों से आता था। ओह! जब कर्ज माफ हो गए या कम हो गए, ब्याज दरें घट गईं, तो कोर्ट कचहरी के मामले भी कम हो गए। सीधा उनकी जेब पर असर पड़ा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे क्लास इंटरेस्ट काम करता है, भले ही आप ऊपर से प्रगतिशील दिखे। हाँ, बिल्कुल। पेट का सवाल बाबू भैया। और क्या हुआ इस दौर में? कुछ और छोटे मोटे कदम? कुछ छोटे मोटे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम भी चले। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बॉम्बे में उठाया गया, जहां करीब 40,000 दुबला, ये कौन थे? जो बंधुआ मजदूर की तरह थे, पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक के कर्ज में बंधे रहते थे, उन्हें कानूनी तौर पर आजाद कराया गया। 40,000 लोगों को? ये तो बहुत बड़ी बात है। गुलामी से मुक्ति जैसा। हाँ, बिल्कुल। और बॉम्बे में जंगलों में जानवरों को चराने की फीस खत्म कर दी गई। मद्रास में बहुत कम कर दी गई। अच्छा। ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं, पर गरीब चरवाहों और किसानों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी राहत थी। तो अगर हम समेटें तो कांग्रेस मंत्रालयों का ये छोटा सा कार्यकाल उम्मीदों और हकीकत के बीच एक कश्मकश का दौर था। हाँ, उन्होंने किसानों को राहत देने की कोशिश की, कुछ हद तक सफल भी हुए, खासकर ऑक्यूपेंसी और स्टैट्यूटरी टेनेंट्स के लिए। जमींदार की ताकत कुछ कम हुई, किसानों का मनोबल बढ़ा। सही। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल मजबूरियों के चलते वो व्यवस्था की जड़ों तक नहीं जा पाए और समाज के सबसे निचले तबकों, सब टेनेंट्स और खेतीहर मजदूरों तक फायदा नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल सही कहा। ये सुधार एक महत्वपूर्ण शुरुआत थे। इन्होंने दिखाया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कॉलोनियल ढांचे के भीतर भी कुछ राहत दी जा सकती है। इन्होंने कांग्रेस के सोशल बेस को मजबूत किया और किसानों में ये उम्मीद जगाई कि आजादी के बाद और बड़े बदलाव होंगे। ये एक तरह से आने वाले भूमि सुधारों की नींव रख रहे थे, भले ही वो नींव अधूरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम बात करें 1937 से 1939 के बीच बनी कांग्रेस मंत्रालयों के। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो बताता है कि इन मतलब 2-2.5 सालों में उन्होंने लेबर इश्यूज यानी मजदूरों के मसलों पर, सोशल रिफॉर्म्स, समाज सुधार और यहाँ तक कि देश की प्लानिंग, भविष्य की योजना को लेकर क्या-क्या कदम उठाए। तो आज हम इसी का जरा जायजा लेंगे। उनका अप्रोच क्या था, क्या करने की वो कोशिश कर रहे थे और भाई नतीजा क्या निकला।
बड़ा दिलचस्प दौर था वो। ये सरकारें बनी तो थीं बड़े जोश खरोश से, उम्मीदें भी बहुत थीं लोगों को। ये वो समय था जब पहली बार, आप सोचिए, पहली बार बड़े पैमाने पर चुनी हुई भारतीय सरकारें प्रांतों में काम कर रही थी। अंग्रेजों के राज में ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये देखना अहम है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने उन वादों पर कितना अमल किया जो वो आज़ादी के आंदोलन के दौरान करती आई थी, खासकर आम आदमी, मजदूरों और समाज के जो दबे कुचले तबके थे उनको लेकर। एक तरह से ये उनकी नीयत और काबिलियत दोनों का इम्तिहान था। कह सकते हैं स्वराज का ट्रेलर था ये। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबर की, यानी मजदूरों के मामलों की। सोर्स कहता है कि कांग्रेस का रवैया आमतौर पर जनरली प्रो लेबर था। वो मजदूरों के हितों को आगे बढ़ाना चाहते थे। उनके पक्ष में झुकाव साफ दिखता है। पर साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पीस यानी औद्योगिक शांति भी बनाए रखना चाहते थे। कोशिश थी कि हड़तालें कम हो, फैक्ट्रियां चलती रहें। ये तो बड़ा ट्रिकी बैलेंस है ना। आजकल भी तो यही होता है, कोई कंपनी कहती है वी आर अ फैमिली, सब मिलकर काम करेंगे, पर जब अप्रेजल की बात आती है तो मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। कुछ वैसा ही था। शायद मजदूरों की भलाई भी करनी है, पर मालिकों को भी नाराज नहीं करना है, और प्रोडक्शन भी चलता रहे। बड़ा मुश्किल काम। सही कहा। हाँ, और उनका तरीका क्या था? तरीका था कंसिलिएशन मशीनरी बनाना, यानी सुलह समझौते के लिए एक पूरा तंत्र, एक व्यवस्था स्थापित करना। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन पर जोर था हड़ताल से पहले। कोई भी झगड़ा हो तो पहले बातचीत और मध्यस्थता से हल निकालने की कोशिश हो। ऐसा नहीं कि सीधे हड़ताल पर चले गए। कांग्रेस और उसके मंत्री इसमें इंटरमीडिएरी यानी बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे। मकसद था लेबर और कैपिटल यानी मजदूर और मालिकों के बीच गुडविल, एक सद्भावना बनाना। जैसे मोहल्ले में दो लोग लड़ पड़े तो कोई समझदार तीसरा बीच बचाव करता है ना, कुछ वैसा ही। लेकिन इससे जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास था, देश के बड़े उद्योगपति जिनके पास कारखाने थे, पैसा था, वो अलार्म हो गए, वो चौकन्ने हो गए, उन्हें चिंता होने लगी। सोर्स कहता है कि वो एकजुट होने लगे ताकि प्रांतीय सरकारों पर दबाव डाल सकें कि भाई इन मामलों में जरा हस्टन स्लोली, धीरे चलो, इतनी तेजी ठीक नहीं, थोड़ा सोच समझकर आहिस्ता आहिस्ता। मन में शायद यही रहा होगा, हाँ मजदूरों का भला करो, अच्छी बात है, पर जरा आराम से, हमारे मुनाफे का भी तो सोचो। हाँ, बिल्कुल। और इसका एक बड़ा उदाहरण बॉम्बे में मिलता है, जो उस वक्त एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। सरकार बनते ही एक टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, कपड़ा उद्योग की जांच के लिए। और उसके रेकमेंडेशंस, उसकी सिफारिशों में मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाना शामिल था। और बढ़त भी कोई छोटी मोटी नहीं, करीब 1 करोड़ रुपए की सालाना बढ़त। अब सोचिए 1937-38 में 1 करोड़ रुपए, कितनी बड़ी रकम रही होगी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ये आज के शायद हजारों करोड़ के बराबर हो। बाप रे, हाँ बहुत बड़ी रकम। जाहिर है मिल मालिकों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध जताया होगा, हाथ पैर मारे होंगे, लॉबिंग की होगी, पर सरकार ने इसे लागू करवाया। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, एक्शन भी ले रही थी, अपनी पॉलिटिकल विल दिखा रही थी। फिर 1938 में बॉम्बे सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पास किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण कानून था। उस वक्त के प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री बीजी खेर, उनके शब्दों में ये क्लास कोलैबोरेशन एंड नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट की फिलॉसफी पर आधारित था। वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग सहयोग पर जोर। हाँ। सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, एकदम सबका साथ सबका विकास टाइप का नारा। हाँ बिल्कुल। इसमें कॉन्सिलिएशन यानी सुलह, आर्बिट्रेशन यानी पंच फैसला, और नेगोशिएशंस यानी बातचीत, इन सबको डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई जैसे हड़ताल से ज्यादा महत्व दिया गया। बातचीत से हल निकालो, लड़ाई झगड़े से नहीं। हाँ, और इस एक्ट का एक और पहलू था, ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को रोकना चाहता था। लाइटनिंग स्ट्राइक अचानक से बिना कोई नोटिस दिए हड़ताल, और लॉकआउट मालिकों द्वारा फैक्ट्री पर ताला लगा देना। दोनों ही सूरतों में क्या होता, प्रोडक्शन एकदम ठप, अर्थव्यवस्था को नुकसान। सही बात है। तो सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी औद्योगिक विवाद को कोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आर्बिट्रेशन, एक खास किस्म की अदालत में भेज सकती है। और जब तक कोर्ट का फैसला, जिसे अवार्ड कहते थे, नहीं आता, जिसमें 4 महीने तक लग सकते थे, तब तक कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं हो सकती थी। एक तरह का ये मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड था कि भाई पहले गुस्सा शांत करो, दिमाग ठंडा करो, फिर बात करेंगे। लेकिन इस एक्ट का विरोध भी हुआ, और जबरदस्त विरोध हुआ। लेफ्ट कांग्रेसमैन यानी
कांग्रेस के अंदर जो वामपंथी धड़ा था, जिनमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस सोशलिस्ट शामिल थे, वो इसके सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि इससे हड़ताल करने की आज़ादी, फ्रीडम टू स्ट्राइक, वो सीमित हो रही है। और हड़ताल तो मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार होता है अपनी बात मनवाने का। जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट मार्च होता है, अपनी मांग रखने का एक तरीका। बिल्कुल। और ट्रेड यूनियंस के रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के लिए जो नया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, मतलब पेचीदा प्रक्रिया बनाई गई थी, उससे उनका डर था कि एम्प्लॉयर्स द्वारा प्रमोट किए गए यूनियंस को बढ़ावा मिलेगा, जिसे हम आज की भाषा में कंपनी यूनियंस या पॉकेट यूनियंस कह सकते हैं शायद। मतलब वो यूनियनें जो मैनेजमेंट की जेब में होती हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, मजदूरों के असली हक की बात नहीं करती। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग विचारधाराएं थीं इस मुद्दे पर। एक मत नहीं था। जहां सरकार स्थिरता, औद्योगिक शांति और बातचीत पे जोर दे रही थी, वहीं लेफ्ट विंग इसे मजदूरों के हथियार को कुंद करने, उसे भोता बनाने की कोशिश मान रहा था। उनको लग रहा था कि ये कोलैबोरेशन यानी सहयोग के नाम पर मजदूरों के हितों का सौदा किया जा रहा है। ये टेंशन, ये खिंचाव कांग्रेस के अंदर काफी समय तक चलता रहा। आजादी के बाद भी इसके रूप बदलते रहे। ये कोई नई बात नहीं थी। अच्छा, और मद्रास में क्या हुआ? मद्रास में भी सरकार ने इंटरनल सेटलमेंट की पॉलिसी अपनाई, यानी अंदरूनी समझौते की नीति। मतलब सरकारी मदद से कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन के जरिए विवाद सुलझाना। बेसिकली सरकार कह रही थी, कोर्ट कचहरी के चक्कर छोड़ो, आपस में लड़ो मत, आओ हमारे पास, हम सुलझाएंगे। समझ गया। अब आते हैं यूपी पर, यानी संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश, खासकर कानपुर, जो उस समय लेबर अनरेस्ट यानी मजदूर आंदोलनों का एक बड़ा केंद्र था। चमड़े और कपड़े के बड़े बड़े कारखाने थे वहां। तो वहां के मजदूरों को उम्मीद थी कि भाई अब तो अपनी सरकार है, अपनी चुनी हुई सरकार है, तो उन्हें एक्टिव सपोर्ट मिलेगा, उनकी सुनवाई होगी। पहले तो गोरी सरकार थी, अब तो अपने लोग हैं, ये उम्मीद तो होगी ही है। और उम्मीदें बढ़ी तो मांगे भी बढ़ी, आवाज भी बुलंद हुई। मई 1938 में वहां एक बड़ी हड़ताल हुई कानपुर टेक्सटाइल मिल्स में। सरकार ने फौरन हस्तक्षेप किया और राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने, उनकी अध्यक्षता में एक लेबर इंक्वायरी कमेटी बनाई। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में? हाँ, और इसकी रिकमेंडेशंस काफी महत्वपूर्ण थीं, काफी दूरगामी असर डालने वाली। पहला, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाना और एक मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन 15 रुपए प्रति माह तय किया गया। 15 रुपए महीना, आज तो सुनकर हंसी आती है, अफसोस होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमें इसे उस जमाने के हिसाब से देखना होगा। उस वक्त शायद ये गरीब मजदूर परिवार के गुजारे के लिए ठीक-ठाक रकम मानी जाती होगी। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। सही बात है। और क्या था? इसके अलावा एक आर्बिट्रेशन बोर्ड बनाना, यानी पंच निर्णय मंडल। सभी मिलों में भर्ती के लिए एक इंडिपेंडेंट बोर्ड यानी स्वतंत्र भर्ती बोर्ड बनाना। ये क्यों? ताकि भाई भतीजावाद या ठेकेदारों की मनमानी ना हो, निष्पक्ष भर्ती हो। अच्छा, फेयर रिक्रूटमेंट के लिए। हाँ, फिर महिला मजदूरों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स यानी प्रसूति सुविधाएं। ये बहुत प्रगतिशील, फॉरवर्ड थिंकिंग कदम था उस समय के हिसाब से। और सबसे अहम, एम्प्लॉयर्स यानी मिल मालिकों द्वारा लेफ्ट डोमिनेटेड मजदूर सभा यानी वामपंथी मजदूर सभा को मान्यता देना। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मालिक अक्सर यूनियनों को तोड़ना चाहते थे, उन्हें मान्यता नहीं देते थे। पर मजे की बात देखिए, सोर्स बताता है कि एम्प्लॉयर्स ने कमेटी के साथ कोऑपरेट करने से ही मना कर दिया था और रिपोर्ट को सिरे से रिजेक्ट कर दिया। सोचिए जरा, सरकार ने एक इतने सम्मानित नेता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसने जांच पड़ताल करके सिफारिशें दी, और मालिक कह रहे हैं हम नहीं मानते। ये तो सीधा सीधा सरकार को चुनौती थी, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज था। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स की मांग पर कमेटी बने और मैनेजमेंट उसकी रिपोर्ट मानने से इनकार कर दे। हाँ, ये मालिकों का बहुत अड़ियल रवैया था। लेकिन सरकार ने भी हार नहीं मानी। काफी प्रेशर डाला गया, राजनीतिक दबाव बनाया गया, शायद हड़ताल के और फैलने का डर भी रहा होगा मालिकों को। आखिर में एम्प्लॉयर्स को, मिल मालिकों को मुख्य रिकमेंडेशंस माननी पड़ी। ये दिखाता है कि सरकार अपनी पॉलिटिकल विल, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी, या कम से कम कोशिश तो कर ही रही थी कि वो सिर्फ कागजी सरकार न रहे। इसी तरह बिहार में भी 1938 में राजेंद्र प्रसाद की ही अध्यक्षता में एक लेबर इंक्वायरी कमेटी बनी। उसकी रिकमेंडेशंस भी लगभग वैसी ही थीं।
ट्रेड यूनियन राइट्स को मजबूत करना, लेबर कंडीशन सुधारना और हड़ताल से पहले कंपल्सरी कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन अनिवार्य करना। तो पैटर्न साफ है, सुलह और मध्यस्थता पर जोर, पर साथ ही मजदूरों की हालत सुधारने की नीयत भी दिखती है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश। चलिए, ये तो हुई लेबर इश्यूज की बात। अब जरा सोशल रिफॉर्म्स यानी सामाजिक सुधारों की तरफ चलते हैं। सोर्स बताता है कि कांग्रेस सरकारों ने इस दिशा में भी काफी कदम उठाए, जैसे प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी। कुछ चुने हुए इलाकों में इसे लागू किया गया। ये मुद्दा तो आज भी कितना रेलेवेंट है, कितना गरमाया रहता है कई स्टेट्स में। गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी है और इस पर बहस चलती रहती है कि ये कितनी सफल है, कितनी प्रैक्टिकल है। हाँ, और शायद कांग्रेस इसे गांधीवादी मूल्यों के तहत एक जरूरी सामाजिक सुधार मानती थी कि शराब गरीबी और घरेलू हिंसा की जड़ है, समाज को खोखला करती है। हो सकता है। और एक बहुत बड़ा फोकस था अनटचेबल्स यानी अछूत माने जाने वाले समुदाय, या जैसा गांधी जी उन्हें कहते थे, हरिजन, ईश्वर की संतान। उनका एडवांसमेंट यानी उनकी उन्नति, उनका उत्थान। इसके लिए बाकायदा कानून बनाए गए ताकि हरिजन मंदिरों में प्रवेश कर सकें। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था उस वक्त। सोचिए, सदियों से जिन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके लिए कानूनन दरवाजे खोले जा रहे थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, उन्हें पब्लिक ऑफिस यानी सरकारी दफ्तरों, कुएं, तालाब जैसे पानी के स्रोत, सड़कें, ट्रांसपोर्ट यानी बसें वगैरह, अस्पताल, सरकारी फंड से चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट्स और होटल्स जैसी जगहों पर फ्री एक्सेस मिले, बिना रोक टोक के आने जाने का अधिकार। सोचिए कितनी बड़ी बात थी उस समाज में जहां परछाई पड़ने पर भी बवाल हो जाता था। ये सिर्फ एक्सेस देना नहीं था, ये सदियों पुरानी अमानवीय सोच पर कानूनी चोट थी। एक स्टेटमेंट था ये। यही नहीं, सोर्स कहता है कि कोई भी कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी यानी अदालत या सरकारी संस्था ऐसे किसी कस्टम या यूसेज यानी रीति रिवाज या प्रथा को मान्यता नहीं देगी जो हरिजन पर कोई सिविल डिसेबिलिटी लगाता हो। मतलब नागरिक अधिकारहीनता, मतलब सामाजिक भेदभाव को कानूनी तौर पर खत्म करने की कोशिश। अगर कोई कहता है कि हमारे यहाँ तो यही रिवाज है कि दलित इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, तो कानून कहता ये रिवाज गैर कानूनी है, इसे कोई मान्यता नहीं मिलेगी। ये बहुत पावरफुल था। हाँ बिल्कुल। और हरिजन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स और फ्रीशिप्स यानी वजीफे और मुफ्त पढ़ाई की संख्या बढ़ाई गई। पुलिस और दूसरी सरकारी नौकरियों में हरिजन की संख्या बढ़ाने की भी कोशिश हुई। यानी सिर्फ बराबरी का हक नहीं, बराबरी के मौके देने की भी पहल। ये अफर्मेटिव एक्शन की शुरुआती झलक थी शायद, है ना? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ कानून नहीं बना रही थी, बल्कि रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व और एक्सेस यानी पहुंच पर भी ध्यान दे रही थी। ये स्ट्रक्चरल चेंज यानी व्यवस्थागत बदलाव लाने के प्रयास थे। ये समझना जरूरी है कि कानून बना देना एक बात है और समाज की सोच बदलना, जमीनी हकीकत बदलना दूसरी। वो ज्यादा मुश्किल और लंबा काम है, लेकिन कानून पहला और जरूरी कदम होता है। सरकार ने वो कदम पूरी हिम्मत से उठाया। हालांकि जमीनी हकीकत बदलने में वक्त लगता है, और वो लड़ाई तो आज़ादी के बाद भी दशकों तक जारी रही और शायद कुछ हद तक आज भी जारी है। हाँ ये बात तो है। अच्छा, और एजुकेशन यानी शिक्षा और पब्लिक हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य, इस पर क्या काम हुआ? इस पर भी काफी ध्यान दिया गया। प्राइमरी यानी प्राथमिक, टेक्निकल यानी तकनीकी और हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, सभी स्तरों पर। साथ ही साफ सफाई, सैनिटेशन पर भी जोर था। आज भी ये मुद्दे हमारे लिए कितने अहम हैं। क्लीनलीनेस ड्राइव्स चलती रहती हैं। बिल्कुल। लड़कियों और हरिजन समुदाय के बच्चों के लिए एजुकेशन को एक्सपैंड किया गया, उन तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश हुई। एक खास चीज़ थी बेसिक एजुकेशन की शुरुआत, जिसे बुनियादी तालीम भी कहते हैं। इसमें मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क यानी हाथ से काम करने और कुछ उत्पादक काम करने पर जोर था। मतलब किताबी ज्ञान के साथ साथ हाथ का हुनर सीखना, जैसे शायद चरखा चलाना, खेती का काम सीखना या कोई दस्तकारी, कोई क्राफ्ट सीखना। थोड़ा लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट, करके सीखने पर बल। अच्छा, ये गांधी जी वाला आइडिया था ना? हाँ, ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित था कि शिक्षा सिर्फ दिमाग का नहीं, हाथ और दिल का भी प्रशिक्षण करे, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। इसके अलावा वयस्कों, अडल्ट्स के लिए मास लिटरेसी कैंपेन्स चलाए गए, यानी बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान। जो लोग बचपन में पढ़ नहीं पाए थे, उन्हें पढ़ाने लिखाने की कोशिश। सोचिए कितना बड़ा काम रहा होगा ये उस वक्त। हाँ, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। और खादी,
कताई स्पिनिंग और गांव के उद्योगों विलेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट यानी सहारा और सब्सिडीज यानी आर्थिक मदद दी गई। इसके पीछे वो आत्मनिर्भर गांव और स्वदेशी की कल्पना थी। जेल सुधार के भी कार्यक्रम शुरू हुए। मकसद था कि जेल सिर्फ सजा काटने की जगह न हो बल्कि कैदियों के सुधार का केंद्र भी बने। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ पारंपरिक चीजें ही नहीं हैं। स्वदेशी उद्योगों यानी देश के अपने उद्योगों के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाया गया, बल्कि सोर्स कहता है कि सरकार ने एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से कई मॉडर्न इंडस्ट्रियल वेंचर्स को प्रमोट करने की कोशिश की, जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यानी गाड़ी बनाने का कारखाना। अरे वाह! मतलब एक तरफ खादी और चरखे की बात, दूसरी तरफ कार बनाने की बात। ये बड़ा दिलचस्प मिक्स है, परंपरा और आधुनिकता का संगम लगता है ये तो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ अतीत में नहीं जी रही थी और ना ही सिर्फ पश्चिमी आधुनिकता की अंधी नकल कर रही थी। वो ट्रेडिशन यानी परंपरा और मॉडर्निटी यानी आधुनिकता को साथ लेकर चलने का एक भारतीय रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि गांव आत्मनिर्भर बने, दूसरी तरफ आधुनिक औद्योगिकरण की नींव रखना ताकि देश तरक्की करे। ये दिखाता है कि उनके एजेंडे में विविधता थी और शायद कुछ हद तक अंतर्विरोध भी, जिसे वो साधने की कोशिश कर रहे थे। और आखिर में प्लानिंग यानी योजना की बात। ये बात थोड़ी चौंकाती है कि उस जमाने में भी आजादी से पहले ही नेशनल प्लानिंग की बात हो रही थी। हाँ, ये काफी दूरदर्शी सोच थी, इसमें कोई शक नहीं। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स बताता है कि कांग्रेस की जो प्रांतीय सरकारें थीं, उन्होंने भी इस प्रयास में हिस्सा लिया, सहयोग दिया। यानी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रांतीय सरकारें मिलकर देश के आर्थिक भविष्य का खाका खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो भी तब जब पूरी आजादी अभी मिली भी नहीं थी। मतलब देश के आर्थिक भविष्य का रोड मैप, एक नक्शा बनाने की तरफ ये शुरुआती कदम थे। अब जैसे आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन बना और आज नीति आयोग है, शायद वैसा कुछ बनाने की पहली गंभीर कोशिश थी। क्या ये कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ दिन प्रतिदिन का प्रशासन, डे टू डे गवर्नेंस ही नहीं चला रही थी, बल्कि देश के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट यानी दीर्घकालिक विकास के बारे में भी सोच रही थी। वो आज़ादी के बाद के भारत की कल्पना कर रहे थे और उसके लिए योजना बना रहे थे। यहीं से भारत की प्लान्ड इकोनॉमी यानी नियोजित अर्थव्यवस्था की नींव पड़नी शुरू हुई, जिसका बाद में नेहरूयन एरा में यानी नेहरू के दौर में बहुत विस्तार हुआ। ये दिखाता है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सिर्फ एक आंदोलनकारी पार्टी नहीं रही, बल्कि गवर्नेंस यानी शासन और भविष्य की योजना पर भी फोकस कर रही थी। एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा था। तो कुल मिलाकर देखें तो इन कांग्रेस मंत्रालयों का कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, करीब 2.25 साल का ही, लेकिन उन्होंने काफी वाइड रेंज ऑफ इश्यूज पर, बहुत सारे मसलों पर काम करने की कोशिश की। लेबर राइट्स को बैलेंस करना, मालिकों और मजदूरों के बीच संतुलन साधना, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, खासकर हरिजन्स के लिए ठोस कदम उठाना, उन्हें अधिकार और मौके देना, एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान देना, गांव के उद्योगों को सपोर्ट करना, साथ ही मॉडर्न इंडस्ट्री की तरफ भी देखना और फ्यूचर प्लानिंग की शुरुआत करना भी। काफी एम्बिशियस एजेंडा था, बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था इतने कम समय के लिए। हाँ, और इसमें हमें वो बैलेंसिंग एक्ट, वो संतुलन साधने की कश्मकश बार बार दिखती है। लेबर और कैपिटल के बीच, मजदूर और मालिक के बीच, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच, खादी और कार के बीच, साथ ही राज्य की यानी सरकार की भूमिका को सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में स्थापित करने की शुरुआती कोशिशें थीं कि सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को दिशा देने, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए भी है। ये सोच उभर रही थी। हाँ, ये अहम बात है। और जैसा हमने देखा, कुछ कदमों का स्वागत हुआ, वाहवाही मिली, तो कुछ पर बहस हुई, विरोध भी हुआ। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पर लेफ्ट का विरोध, जो किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इन 2-2.5 सालों के अनुभवों ने, सफलता और असफलताओं ने शायद आज़ादी के बाद की नीतियों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। एक तरह से नींव का पत्थर रखा, कह सकते हैं, फॉर बेटर और वर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं
1937 से 1939 के उस दिलचस्प दौर की, जब कांग्रेस ने पहली बार कई प्रांतों में सरकारें बनाई। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। और हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक बड़ी कश्मकश पर रोशनी डालता है। हाँ। एक तरफ सरकार चलाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ जनता को मोबिलाइज करते रहना। हाँ। मतलब आंदोलन के लिए तैयार रखने का लक्ष्य। ये वाकई एक ट्रिकी बैलेंस था। हाँ, ये स्थिति बहुत यूनिक थी। कांग्रेस की रणनीति का एक कोर एलिमेंट था, मतलब एक मुख्य हिस्सा था जी, कि सिर्फ बड़े संघर्षों के समय ही नहीं, बल्कि जब संघर्ष थोड़ा थमा हो तब भी कानूनी दायरे में रहकर जनता के बीच राजनीतिक काम और मोबिलाइजेशन वो जारी रखना है। अच्छा। असल में सरकार बनाने के पीछे एक मकसद ही ये था, ताकि इन पदों का इस्तेमाल मास पॉलिटिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। सही कहा। और इसी सोच को नेहरू ने भी, जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, जुलाई 1937 के एक सर्कुलर में साफ भी किया था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि विधारिका के बाहर का जो संगठनात्मक काम है, मतलब जमीनी स्तर पर पार्टी का काम, ग्राउंड लेवल वर्क, हाँ, वही कांग्रेस का मुख्य काम रहेगा। इसके बिना लेजिस्लेटिव एक्टिविटी यानी सदन के अंदर के काम का कोई खास मतलब नहीं। मतलब दोनों को जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल, दोनों में कोऑर्डिनेशन जरूरी है और जनता से लगातार कांटेक्ट और सलाह मशवरा होना चाहिए। इनिशिएटिव जनता से आना चाहिए, ये फिलॉसफी थी। और यहीं से असली चुनौती शुरू हुई कि ये मास पॉलिटिकल एक्टिविटी आखिर हो कैसे। हाँ, कैसे करें इसे? प्रशासन और विधायिका के काम को पार्टी के बाहरी राजनीतिक काम से कैसे जोड़ा जाए? और सबसे मुश्किल सवाल शायद, हाँ, सबसे पेचीदा सवाल, जनता के आंदोलनों, खासकर वो जो मौजूदा कानूनों के दायरे से बाहर निकल जाते थे। मतलब कानून तोड़ते थे एक तरह से। हाँ, उनके प्रति चुनी हुई कांग्रेस सरकार का रवैया क्या हो? हाँ, कोई बना बनाया रास्ता तो था नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं था। बिल्कुल। अलग अलग प्रांतों ने अपने अपने तरीके आजमाए। और सोर्स ये भी बताता है कि इतिहासकारों ने भी इस पहलू पर, मतलब इस कोऑर्डिनेशन पर बहुत ज्यादा गहराई से काम नहीं किया है। हाँ, ज्यादातर फोकस शायद लेजिस्लेटिव कामों पर रहा है। शायद, सिवाय विशालाक्षी मेनन की यूपी के स्टडी के। हाँ, मेनन की स्टडी कहती है कि यूपी में लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री, यानी सदन, सरकार और सड़क, हाँ बिल्कुल, इन तीनों के संघर्षों का कोऑर्डिनेशन काफी हद तक सफल रहा। अच्छा। बड़े पैमाने पर मास मोबिलाइजेशन हुआ वहाँ। और मोबिलाइजेशन के तरीके भी कितने इन्वेंटिव थे, मतलब कमाल के तरीके थे। हाँ, क्या क्या नहीं किया गया। गांव में कांग्रेस कमेटियां बनाना, कहीं कहीं तो कांग्रेस के अपने पुलिस स्टेशन और पंचायतें चलाना। हाँ, जो स्थानीय झगड़े सुलझाती थी। पैरेलल स्ट्रक्चर्स एक तरह से सोचिए। और अधिकारियों और मंत्रियों को मैस पिटिशंस भेजे जाते थे, मतलब हजारों लोग दस्तखत करके अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाते थे। ये दिखाता है कि लोग कितने इंगेज थे। बिल्कुल। जिलों में कांग्रेस ग्रीवेंस कमिटीज बनी। हाँ, उनका काम था आम लोगों की शिकायतें सुनना और फिर उनको एमएलएज और मंत्रियों तक ले जाना। जबरदस्त ग्रासरूट्स कनेक्ट था ये तो। इसके अलावा मंत्रालयों के काम को जनता तक पहुंचाने के लिए मास लिटरेसी कैंपेन चलाए गए, ताकि लोग समझें कि सरकार कर क्या रही है। जी। स्थानीय, जिला और प्रांतीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के लिए कैंप्स और सम्मेलन होते थे, ट्रेनिंग सेशंस की तरह। हाँ बिल्कुल। फिर किसान दिवस, मजदूर सप्ताह जैसे आयोजन होते थे। इसमें स्थानीय कमेटियों से लेकर एमएलएज, बड़े नेता और यहाँ तक कि मंत्री भी शामिल होते थे। वाह। ये दिखाता है कि मोबिलाइजेशन को कितनी गंभीरता से लिया गया था, कम से कम कुछ जगहों पर। लेकिन सोर्स ये भी इशारा करता है कि शायद ये कोऑर्डिनेशन हर जगह इतना कामयाब नहीं था। हाँ, ये भी सच है। खासकर उन प्रांतों में जहां प्रांतीय कांग्रेस और सरकार में राइट विंग यानी दक्षिणपंथी सोच का दबदबा था। वहां शायद मोबिलाइजेशन पर उतना जोर नहीं रहा, फोकस शायद एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा था। हो सकता है। और यूपी में भी जहां शुरुआत अच्छी बताई जा रही है, 1939 आते आते ये ऊर्जा थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी। मोमेंटम बनाए रखना हमेशा मुश्किल होता है। बिल्कुल। और यहीं से वो केंद्रीय दुविधा उभरती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, वो खुद के खिलाफ आंदोलन वाली बात। बिल्कुल। विधायिका के बाहर राजनीतिक काम का मतलब था जनता के विरोध प्रदर्शनों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। अब सवाल ये था कि कोई पार्टी अपनी ही सरकार के खिलाफ किस हद तक आंदोलन कर सकती है। ये खुद के खिलाफ आंदोलन वाली अजीब स्थिति थी। ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक ही पार्टी सरकार भी चलाए और उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करे। सोचिए जरा। और सरकार होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उसी की। हाँ। आज के जमाने में सोचिए, कोई रूलिंग पार्टी अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर के बजट के खिलाफ धरने पर बैठ जाए, कैसा लगेगा? एग्जैक्टली।
और तब क्या हो जब प्रदर्शन हिंसक या गैर कानूनी हो जाए? हाँ, ये भी एक सवाल है। सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक स्वतंत्रताओं की सीमा कहाँ तय हो? कहाँ तक छूट दी जाए? जी, सरकार का हिस्सा होने के नाते आंदोलन कर रही अपनी ही पार्टी की शाखाओं के प्रति सरकार का रवैया क्या हो? मुश्किल सवाल। क्योंकि किसी भी सरकार का, चाहे वो कॉलोनियल हो या नेशनलिस्ट, लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट, एक बुनियादी काम तो मौजूदा कानूनों को लागू करवाना होता ही है। हाँ, ये तो स्टेट की फंडामेंटल रोल है। बिल्कुल, ये तो सरकार की परिभाषा में ही शामिल है। जी। मामला और भी उलझा हुआ था। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा ये दिखाना भी था कि वो सिर्फ आंदोलन करने वाली पार्टी नहीं, बल्कि शासन भी कर सकती है। हाँ, उसमें रूल करने की कैपेसिटी है। ठीक है। लेकिन वो जिन कानूनों के तहत शासन कर रही थी वो औपनिवेशिक कानून थे। वही कानून जिन्हें वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी। बिल्कुल। तो एक ऐसा शासन जो इन्हीं कानूनों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हो, वो इन्हें किस हद तक लागू करे? ये जबरदस्त नैतिक और राजनीतिक डायलेमा था। क्या करे, क्या ना करे। फंस गए थे एक तरह से। और ऊपर से जनता की उम्मीदों का भी जवाब था। हाँ, वो तो था ही। सालों से दबी हुई जनता को लगा कि अब उनकी सरकार आ गई है, तो उनकी मांगे फौरन पूरी होनी चाहिए। एक जबरदस्त सेंस ऑफ ओनरशिप था लोगों में। सही बात है, ये तो अपनी सरकार है। हाँ, दूसरी तरफ मंत्रालयों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस के तहत काम करते हुए रातों रात सब कुछ बदल देना मुमकिन नहीं था। उसमें वक्त लगता है, ब्यूरोक्रेसी है, प्रक्रियाएं हैं। तो जनता की उम्मीदों और सरकारी कामकाज की असलियत के बीच एक गैप पैदा होना स्वाभाविक था। बिल्कुल। अब इस स्थिति से निपटना कैसे था? हाँ, ये सवाल है। जो कांग्रेसी अहिंसा, नॉन वायलेंस के प्रति पूरी तरह कमिटेड थे, उनके लिए शायद बातचीत और समन्वय से रास्ता निकल सकता था, जैसे गांधीवादी विचारधारा वाले। हाँ, लेकिन कांग्रेस के अंदर और बाहर कई और समूह भी थे। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, रॉयस्ट, एमएन रॉय के अनुयायी, यहाँ तक कि कुछ क्रांतिकारी आतंकवादी भी, जो शायद अहिंसा को लेकर उतने प्रतिबद्ध नहीं थे। हाँ, या उसकी व्याख्या अलग तरह से करते थे। उनका नजरिया अलग था। हाँ, सोर्स बताता है कि उनका मानना था कि सरकार बनने से जो सिविल लिबर्टीज बढ़ी हैं, जो स्पेस मिला है, हाँ, उसका इस्तेमाल जनता को ज्यादा उग्र या मिलिटेंट या हिंसक आंदोलनों के लिए तैयार करने में करना चाहिए। वो इसे एक अवसर की तरह देख रहे थे। और वो ऐसे आंदोलनों से ये साबित करना चाहते थे कि गांधीवादी अहिंसा कांग्रेस की STS स्ट्रैटेजी, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, संघर्ष विराम संघर्ष, हाँ, और सुधारों के साथ काम करने की नीति, ये सब इनएडिक्वेट है, काफी नहीं है, इससे आजादी नहीं मिलेगी। तो वो एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी पेश कर रहे थे। तो ये सवाल भी खड़ा हुआ कि क्या शासन चलाना और ऐसे हिंसक प्रदर्शनों को टॉलरेट करना या अनजाने में बढ़ावा देना एक साथ मुमकिन है? ये सरकार के लिए बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। बिल्कुल, और इसमें एक और परत थी। अच्छा। कई कांग्रेसी जो आंदोलन कर रहे थे, वो इस भावना से कर रहे थे कि ये मंत्रालय उनके अपने हैं। हाँ, हमारी सरकार है। और इन आंदोलनों से उन्हें और पार्टी को मजबूत करना है। वो टकराव की ऐसी नौबत लाने से बचते थे जिससे सरकार को दमन करना पड़े। मतलब एक तरह से अपनी ही सरकार पर रचनात्मक दबाव, कंस्ट्रक्टिव प्रेशर। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन कई दूसरे, खासकर वामपंथी और अन्य रैडिकल समूह, हाँ, वो इन मंत्रालयों की वादा खिलाफी, मतलब ब्रीचेस ऑफ फेथ एंड प्रोमिसेस को उजागर करने पे ज्यादा जोर दे रहे थे। अच्छा। और कांग्रेस के असली चरित्र को बेनकाब करने पर उनका आरोप था कि कांग्रेस असल में उच्च वर्गों, अपर क्लासेस का प्रतिनिधित्व करती है। और जनता के आंदोलनों के मामले में उसका रवैया साम्राज्यवादी अधिकारियों से बहुत अलग नहीं है। ये उनका आरोप था, और वो ये साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। जवाब में कई कांग्रेसी, खासकर राइट विंग वाले, हर विरोधी आलोचक और उग्र प्रदर्शनकारी को अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर फैलाने वाला मानने लगे। हर विरोध को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह देखा जाने लगा। जहां भी लोग गुस्से में अपनी भावनाएं व्यक्त करते, उन्हें लगता कि स्थिति हाथ से निकल रही है। दोनों तरफ शक और अविश्वास बढ़ रहा था। हाँ, और सी राज उपालाचारी जो मद्रास में थे और KM मुंशी बॉम्बे में, हाँ, बड़े नेता थे। बिल्कुल। इन जैसे कुछ प्रभावशाली कांग्रेसी नेताओं ने तो राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए स्टेट अपरेटसेस यानी पुलिस और कानूनों का दमनकारी रिप्रेसिव तरीके से इस्तेमाल करने में भी हिचक नहीं दिखाई, मतलब सख्ती बरती। जी हाँ। सोर्स कहता है कि इतिहासकारों ने इस पूरी दुविधा के सभी आयामों को अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया है। इस पर और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। इसकी तुलना शायद आजादी के बाद भारत में वामपंथी पार्टियों के सत्ता में आने पर उनके सामने आई चुनौतियों से की जा सकती है। अच्छा। या यूरोप में उनके सत्ता साझेदारी के अनुभवों से कि जब आंदोलनकारी पार्टियां सत्ता में आती हैं तो उन्हें किन विरोधाभासों से जूझना पड़ता है। ये एक पेरेनियल डिलेमा है
सही कहा। इन सब जटिलताओं के बावजूद एक बात साफ है जो सोर्स रेखांकित करता है। क्या? कांग्रेस मंत्रालयों के बनने और सिविल लिबर्टीज के विस्तार ने देश भर में दबी हुई लोकप्रिय ऊर्जा, पॉपुलर एनर्जीज को जैसे आजाद कर दिया। बिल्कुल, एक एक्सप्लोजन सा हुआ जैसे। हाँ, किसान सभाएं हर जगह तेजी से फैली, ट्रेड यूनियन गतिविधि और सदस्यता में जबरदस्त उछाल आया। लोग जुड़ने लगे। हाँ, छात्र और युवा आंदोलन फिर से सक्रिय हो गए। जो शायद थोड़े ठंडे पड़ गए थे। बिल्कुल, रियासतों में चल रहे राज्य प्रजामंडलों के आंदोलनों को बहुत बल मिला। ऐसा लगा जैसे पूरे देश में एक नई राजनीतिक लहर चल पड़ी हो। और वामपंथी पार्टियां, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट भी इस माहौल में खूब फली फूली। उन्हें भी स्पेस मिला। सोचिए, केंद्र सरकार का प्रतिबंध होने के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी बॉम्बे से अपना साप्ताहिक अखबार द नेशनल फ्रंट निकाल पा रही थी। ये कांग्रेस सरकारों की वजह से मुमकिन हुआ। हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, अंग्रेजी में द कांग्रेस सोशलिस्ट, और कई भारतीय भाषाओं में पत्रिकाएं निकाल रही थी। एक और दिलचस्प उदाहरण पंजाब के कीर्ति कम्युनिस्टों का है। हाँ, बताइए। वो अपना अखबार कीर्ति लहर कांग्रेस शासित यूपी के मेरठ से निकालते थे। अच्छा, पंजाब से नहीं? नहीं, क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी के शासन वाले पंजाब में उन्हें इसकी इजाजत नहीं थी। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस सरकारों ने कुछ हद तक ही सही पर एक राजनीतिक स्पेस तो दिया था। हाँ, दिया था, लेकिन जाहिर है जब इतनी गतिविधियां होंगी तो टकराव भी होंगे। स्वाभाविक है। कई लोकप्रिय आंदोलन कांग्रेस सरकारों के साथ सीधे कॉन्फ्रंटेशन में आए। जैसे बिहार में किसान आंदोलन अक्सर मंत्रालय के साथ टकराया। वहां तो किसान आंदोलन बहुत मजबूत था। जी हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। खासकर तब टकराव हुआ जब किसान सभा ने लगान न देने या जमींदारों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का आह्वान किया। ये तो सीधी कार्रवाई हो गई। बिल्कुल, शारीरिक हमलों और फसल लूटने की घटनाएं भी हुईं। ओहो। किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने स्वामी सहजानंद के उग्र नारे लगान लेंगे कैसे, डंडा हमारा जिंदाबाद और लाठी मेरी साथी को लोकप्रिय बनाया। ये तो हिंसा को बढ़ावा देने जैसा था। बिल्कुल, इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार किसान सभा और प्रांतीय कांग्रेस नेतृत्व के बीच रिश्ते पूरी तरह टूट गए। एक ही आंदोलन के दो महत्वपूर्ण हिस्से आपस में भिड़ गए। जी, ये एक बड़ी ट्रेजेडी थी। बॉम्बे में भी बड़ा टकराव हुआ था ना? हाँ, बॉम्बे में भी AITUC, कम्युनिस्टों और डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुयायियों ने मिलकर सब एक साथ आ गए। हाँ, 7 नवंबर 1938 को बॉम्बे सरकार के नए औद्योगिक विवाद अधिनियम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के खिलाफ हड़ताल की। अच्छा, कानून के विरोध में? जी, करीब 77 में से 17 टेक्सटाइल मिलों में काम बंद हो गया। कुछ अव्यवस्था हुई, पत्थरबाजी हुई, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। और फिर पुलिस ने गोली चला दी। ओहो, कांग्रेस सरकार के राज में? हाँ, जिसमें 2 मजदूर मारे गए और 70 से ज्यादा घायल हुए। ये एक बेहद गंभीर घटना थी। इसने तो बहुत आलोचना करवाई होगी कांग्रेस सरकार की। जाहिर है, मद्रास सरकार ने भी हड़तालों, खासकर हिंसक हो जाने वाली हड़तालों के प्रति सख्त रवैया अपनाया। कानपुर का भी जिक्र आता है। हाँ, कानपुर में मजदूरों ने बार बार हड़तालें की, कभी कभी हिंसक घटनाएं भी हुई, पुलिस पर हमले भी हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के मुताबिक उन्हें शुरुआत में स्थानीय कांग्रेस का समर्थन मिलता रहा। हाँ, ये थोड़ा अलग था। शायद यूपी में समन्वय बेहतर था या स्थानीय नेतृत्व का रवैया अलग था, ये जांच का विषय है। तो कांग्रेस मंत्रालय अक्सर इस पशुपेश में रहते थे कि ऐसी स्थितियों से कैसे निपटे। हाँ, जहां उनका अपना ही जनाधार, मास बेस, उनसे नाराज होकर सड़कों पर था। उन्होंने मध्यस्थता, मीडिएटरी रोल निभाने की कोशिश की, जो यूपी, बिहार और कुछ हद तक मद्रास में कामयाब भी रही। लेकिन बॉम्बे में नहीं। बॉम्बे में विफल रही। लेकिन कुल मिलाकर वो अपने वामपंथी आलोचकों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अक्सर उन्होंने उग्र विरोध प्रदर्शनों, खासकर ट्रेड यूनियन संघर्षों को सिर्फ कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की तरह देखा। मतलब राजनीतिक हल निकालने की बजाय पुलिस एक्शन पर जोर दिया। कई मामलों में ऐसा ही हुआ। नतीजा, आंदोलनकारी मजदूरों के खिलाफ सेक्शन 144 का इस्तेमाल, जो आज भी होता है। बिल्कुल। किसान और ट्रेड यूनियन नेताओं की गिरफ्तारियां, यहां तक कि कानपुर में भी, जहां पहले समर्थन था। नेहरू का क्या रुख था इस पर? नेहरू निजी तौर पर मंत्रालयों की इन प्रतिक्रियाओं से खुश नहीं थे। उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन सार्वजनिक रूप से वो मंत्रियों को बचाव करते थे। उनका तर्क होता था, हम अपने खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते। हाँ, वो पार्टी अनुशासन और सरकार की स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे थे। हाँ, वो सार्वजनिक रूप से मंत्रियों के साथ वफादारी से खड़े रहते थे और उन्हें छोटी मोटी आलोचनाओं से बचाते थे।
स्थिति को संभालने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने भी दखल दिया। हाँ, सितंबर 1938 में AICC ने एक प्रस्ताव पास किया। इसमें उन लोगों की निंदा की गई जिनमें कुछ कांग्रेसी भी शामिल थे। अच्छा, कांग्रेसियों की भी? हाँ, जो नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर हत्या, आगजनी, लूटपाट और हिंसक तरीकों से वर्ग युद्ध की वकालत कर रहे थे। भाषा काफी कड़ी थी। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि कांग्रेस अपनी परंपरा के अनुसार कांग्रेस सरकारों द्वारा जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले उपायों का समर्थन करेगी। ये एक तरह से सरकारों को सख्ती बरतने के लिए हरी झंडी थी, ब्लैंक चेक जैसा। हाँ, कह सकते हैं। वामपंथियों ने इसकी तीखी आलोचना की होगी फिर तो। जाहिर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारें किसानों और मजदूरों के संगठनों को कुचल रही हैं। कम्युनिस्ट विचारक आर पालमे दत्त का भी जिक्र है सोर्स में। हाँ, आर पालमे दत्त ने बाद में इसका सार निकालते हुए लिखा कि कांग्रेस मंत्रालयों के 2 साल के अनुभव ने दिखाया कि साम्राज्यवादी ढांचे में काम करने के क्या खतरे हैं, खासकर जब नेतृत्व समझौते के लिए तैयार हो। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता साम्राज्यवाद से सहयोग बढ़ा रहे थे, अमीरों, जमींदारों, उद्योगपतियों का पक्ष ले रहे थे और जन संघर्षों के प्रति दुश्मनी दिखा रहे थे। और इससे राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया संकट पैदा हो रहा था। यही उनका विश्लेषण था। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी भी मानते थे कि मंत्रालय बनाने की नीति संकट की ओर ले जा रही है। हाँ, लेकिन उनका नजरिया वामपंथियों से बिल्कुल अलग था। हाँ, वो किस तरह अलग था, ये समझना जरूरी है। गांधी जी का मुख्य विरोध आंदोलनों के हिंसक चरित्र को लेकर था। अहिंसा उनके लिए सर्वोपरि थी। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि ये हिंसा उनकी अहिंसा पर आधारित पूरी रणनीति को ही कमजोर कर देगी। शुरुआत में तो उन्होंने मंत्रालयों को पुलिस और सेना के बिना शासन करने की सलाह दी थी। हाँ, जो शायद बहुत आइडियलिस्टिक था, लेकिन उनकी सोच दिखाता है। बाद में उन्होंने तर्क दिया कि हिंसक भाषण या लेखन नागरिक स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता। लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि वो सिर्फ दमन के पक्ष में नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो चाहते थे कि बस सबको दबा दो। बिल्कुल नहीं। हिंसक विरोध पर अफसोस जताते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को मानते हुए भी गांधी जी ने लोकप्रिय आंदोलनों से निपटने के लिए बार बार औपनिवेशिक कानूनों और पुलिसिय तरीकों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। अच्छा। जैसे उन्होंने मद्रास सरकार द्वारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के इस्तेमाल पर, खासकर उसके आपत्तिजनक प्रावधानों, ऑब्नॉक्सियस क्लॉजेस पर सवाल उठाए। तो वो दमन की जगह क्या चाहते थे? वो राजनीतिक शिक्षा और समझाने पर जोर देते थे, हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे। और पार्टी के अंदरूनी टकराव पर उनका क्या रुख था, जो लेफ्ट राइट का झगड़ा चल रहा था? वामपंथियों द्वारा वर्ग हिंसा भड़काने की आलोचना करते हुए भी वो लगातार कोशिश करते रहे कि पार्टी का दक्षिणपंथी राइट विंग धड़ा वामपंथियों लेफ्ट से सीधे टकराव में न उलझे। वो पार्टी की एकता बनाए रखना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने समाजवादियों और कम्युनिस्टों के अपनी राजनीति करने और प्रचार करने के अधिकार का भी बचाव किया। बस एक शर्त थे। हाँ, बस शर्त ये थी कि वे कांग्रेस के अहिंसक तरीकों का पालन करें। गांधी जी दूरगामी परिणाम देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि अगर मजदूरों, किसानों के आंदोलनों को सिर्फ कानून व्यवस्था की मशीनरी से दबाया गया तो क्या होगा? तो कांग्रेस का लोकप्रिय समर्थन खासकर इन्हीं वर्गों के बीच खत्म हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा गैर कानूनी जन आंदोलन खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो फ्यूचर स्ट्रगल के बारे में सोच रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने इस पूरी दुविधा, इस इनहेरेंट डिलेमा को गहराई से समझा और 1938-39 में हरिजन में इस पर लगातार लिखा। तो क्या उन्होंने इस नीति पर, मतलब मंत्रालय चलाने की नीति पर पुनर्विचार का संकेत दिया? हाँ, यही एक बड़ा कारण था कि वो पद स्वीकार करने की नीति की प्रभावशीलता पर ही सवाल उठाने लगे थे। अच्छा। उन्होंने दिसंबर 1938 में बहुत मार्के की बात लिखी। क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि अगर कांग्रेस मंत्रालय पाते हैं कि वे पुलिस और सेना के उपयोग के बिना शासन नहीं चला सकते हैं, तो ये अहिंसा के संदर्भ में सबसे स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस को पद छोड़ देना चाहिए। मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, और फिर से पवित्र प्याले होली ग्रेल की तलाश में जंगल में भटकना चाहिए। वाह, मतलब सत्ता का मोह छोड़कर वापस जनसंघर्ष के रास्ते पर लौटना बेहतर है। यही उनका इशारा था कि अगर आप अपने सिद्धांतों पर कायम नहीं रह सकते तो सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं। तो ये थे कांग्रेस मंत्रालयों के सामने के कुछ जटिल सवाल और जमीनी हकीकतें, जहां आदर्श और यथार्थ के बीच एक निरंतर कश्मकश थी। जी हाँ, एक बहुत ही चैलेंजिंग दौर था ये। चलिए अब इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देख रहे हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के उस दौर को जो 1937 से 1939 तक चला।
हाँ। पिछले हिस्से में हमने उनके कामकाज, उनके अचीवमेंट्स पर बात की थी। लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकारों ने काफी कुछ हासिल किया, वहीं पार्टी के अंदर भी कुछ सीरियस कमजोरियां और चैलेंजेस उभर कर आ रहे थे। ये वो दौर था जब कांग्रेस पहली बार बड़े स्केल पर पावर में थी, और जैसे कहते हैं ना, पावर करप्ट्स, या कम से कम पावर रिवील्स। सत्ता में आते ही असलियत सामने आने लगती है। बिल्कुल सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी संगठन, खासकर इतना बड़ा और डाइवर्स जैसे कांग्रेस उस वक्त थी, जब सत्ता में आता है तो उसके अंदर की डायनामिक्स कंप्लीटली बदल जाती हैं। अच्छा। जो मुद्दे पहले सिर्फ थियोरेटिकल या आइडियोलॉजिकल डिबेट्स का हिस्सा थे, वो अब प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बन जाते हैं। मतलब सोचने और करने में फर्क होता है। हाँ, ये बात तो है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए शादी से पहले रिलेशनशिप में सब कुछ आइडियल लगता है, लेकिन साथ रहने पर रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट सामने आते हैं। सही उदाहरण है। तो इस दौर में कांग्रेस के इंटरनल इश्यूज क्या थे, उनकी सक्सेस के साथ साथ ये कमजोरियां कैसे पनप रही थी, और आखिर में उन्होंने रिजाइन क्यों किया, इन सब पर आज थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं उन कमजोरियों से जो बिपिन चंद्रा ने हाईलाइट की हैं। सबसे पहले तो पार्टी के अंदर जबरदस्त फैक्शनल स्ट्राइफ यानी गुटबाजी शुरू हो गई थी। फैक्शनलिज्म। और ये सिर्फ आइडियोलॉजी के लेवल पर नहीं थी, बल्कि पर्सनल एम्बिशंस और राइवलरी भी खूब हावी हो रही थी। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल सेंट्रल प्रोविंसेस में देखने को मिला। वहां क्या हुआ था? हाँ, सेंट्रल प्रोविंसेस का किस्सा काफी मशहूर है। वहां कांग्रेस मिनिस्ट्री और असेंबली पार्टी के अंदर इतनी खींचतान बढ़ गई, इतनी पर्सनल पॉलिटिक्स हुई कि आखिरकार वहां की प्रीमियर डॉक्टर NB खरेट को इस्तीफा देना पड़ा। ओह, प्रीमियर को इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, ये साफ दिखाता है कि पावर मिलते ही पर्सनल एम्बिशंस और ग्रुपिज्म कैसे सेंटर स्टेज ले लेते हैं। ये आज भी हम देखते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद मंत्री पद के लिए अलग अलग कमिटीज में जगह पाने के लिए कैसे डिफरेंट कैंप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। हर कोई अपने लोगों को फिट करना चाहता है। एग्जैक्टली, अपनी पावर बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। CP में वही हो रहा था, बस पर्दा थोड़ा नया था। और इस गुटबाजी के अलावा एक और नई समस्या सामने आई, बोगस मेंबरशिप यानी फर्जी सदस्यता। अच्छा, बोगस मेंबरशिप। हाँ, मतलब लोग सिर्फ कागजों पर कांग्रेस के मेंबर बन रहे थे, शायद अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने या पार्टी पोजीशंस हासिल करने के लिए। इसके साथ ही सरकारी जॉब्स और पर्सनल फायदे उठाने के लिए भी एक रेस शुरू हो गई। कांग्रेसमैन के बीच इनडिसिप्लिन भी बढ़ने लगा था। ये तो कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे कॉलेज इलेक्शंस में होता है, जहां लोग ढेरों फर्जी ID कार्ड्स बनवा लेते हैं वोटिंग के लिए, या फिर सिर्फ ग्रुप्स में शामिल हो जाते हैं पावर फील करने के लिए। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब था कि पावर का अट्रैक्शन काम कर रहा था। अब कांग्रेस सिर्फ एक आंदोलन नहीं रही थी, वो सरकार भी थी। सही। इसलिए अपॉर्चुनिस्ट्स, सेल्फ सीकर्स और करियरिस्ट्स, यानी वो लोग जो सिर्फ मौका देखकर, अपना फायदा सोचकर और अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए पार्टी से जुड़ना चाहते थे, वो कांग्रेस के अलग अलग लेवल्स पर घुसने लगे। यूज थे जो क्वालिटी थी उस पे असर पड़ना लाजमी था। हाँ, ये तो होता ही है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉपुलर हो जाए तो हर तरह के लोग वहां आ जाते हैं, कुछ जेन्युइनली कनेक्ट करने, कुछ सिर्फ ट्रोल करने या अपना एजेंडा चलाने। बोगस मेंबरशिप से नंबर्स तो बढ़ गए होंगे, लेकिन संगठन अंदर से कमजोर हो रहा था। और एक और बहुत चिंता की बात थी जो सोर्स में मेंशन है कि कई कांग्रेसमैन इस पावर की रेस में जातिवाद, कास्टिज्म का सहारा भी लेने लगे थे। ओह, ये तो बहुत सीरियस बात है। हाँ, ये तो नेशनल मूवमेंट की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ था, जो सबको साथ लेके चलने की बात करता था। ये सुनकर काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था। इससे ये पता चलता है कि पावर के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, अपने ही आइडियल्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और इन सब चीजों को देखकर महात्मा गांधी को भी बहुत चिंता होने लगी थी। उन्हें साफ दिख रहा था कि हम अंदर से कमजोर हो रहे हैं। गांधी जी को भी? हाँ, वो काफी निराश थे इस स्टेट ऑफ अफेयर्स से। उन्होंने अपने पेपर हरिजन में लगातार कांग्रेस रैंक्स में बढ़ते मिसयूज ऑफ ऑफिस और करप्शन पर लिखा। अच्छा। मई 1939 में तो उन्होंने गांधी सेवा संघ के वर्कर्स से एक बहुत ही सख्त बात कह दी। उन्होंने कहा, मैं पूरी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को एक डिसेंट बरियल देना पसंद करूंगा, बजाय इस रैम्पेंट करप्शन को बर्दाश्त करने के। बाप रे, और डिसेंट बरियल, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट है।
एकदम इनफ इज इनफ वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, सोचिए कितना दर्द और फ्रस्ट्रेशन होगा उनके स्टेटमेंट में। और सोर्स ये भी बताता है कि नवंबर 1938 में भी उन्होंने हरिजन में लिखा था कि अगर कांग्रेस को इन इलीगैलिटीज और इरेगुलरिटीज से साफ नहीं किया गया तो ये अपनी ताकत खो देगी। हाँ, और जब असली संघर्ष का समय आएगा, जब मैस मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाएगी। ये एक तरह की भविष्यवाणी थी, एक वार्निंग। बिल्कुल। गांधी जी समझ रहे थे कि ये शायद मूवमेंट के नॉन मास स्ट्रगल फेज का एक साइड इफेक्ट था। अच्छा, कैसे? जब कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा होता तो एनर्जी अंदर की तरफ मुड़ जाती है, इंटरनल पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ये भी सलाह दी कि मिनिस्ट्रीज छोड़ देनी चाहिए और अगली बड़े सत्याग्रह फेज की तैयारी शुरू करनी चाहिए। उनका फोकस हमेशा मास मोबिलाइजेशन और कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ज्यादा रहता था, ना कि सिर्फ सत्ता चलाने पर। हाँ, उनका अप्रोच अलग था। उन्हें लग रहा था कि सत्ता का ये लालच मूवमेंट को डीरेल कर सकता है। और सिर्फ गांधी जी ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू को भी कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि मिनिस्ट्रीज का जो पॉजिटिव रोल था वो अब खत्म हो रहा है। हाँ, नेहरू भी क्रिटिकल थे। उन्होंने अप्रैल 1938 में गांधी जी को एक लेटर में लिखा भी था। उसमें उन्होंने क्या कहा था? हाँ, नेहरू ने उस लेटर में अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इनएफिशिएंटली काम कर रही हैं और वो बहुत कुछ नहीं कर पा रही हैं जो वो कर सकती थीं। वो पुराने ऑर्डर, ओल्ड ऑर्डर के साथ कुछ ज्यादा ही अडेप्ट कर रही हैं और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक आइडियलिस्ट का फ्रस्ट्रेशन है जो सिस्टम की लिमिटेशन से टकरा रहा है। हाँ, वो देख रहे होंगे कि ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट हावी हो रहा है। एग्जैक्टली। वो देख रहे थे कि कांग्रेस लीडर्स भी वही ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट अपनाने लगे हैं जिसके वो खिलाफ लड़ रहे थे। और उन्होंने आगे क्या लिखा? वो लाइन काफी पावरफुल थी सोच में। हाँ, नेहरू ने आगे लिखा, ये सब बुरा है लेकिन शायद टॉलरेट किया जा सकता है। जो इससे भी बुरा है वो ये है कि हमने लोगों के दिलों में जो ऊंचा स्थान इतनी मेहनत से बनाया था उसे खो रहे हैं। हम साधारण पॉलिटिशियंस के लेवल पे गिर रहे हैं जिनके पास कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते और जिनका काम डे टू डे अपॉर्चुनिज्म से चलता है। ये तो बहुत हार्श असेसमेंट है। हाँ, और आगे लिखा, कांग्रेस में अच्छी नीयत वाले लोग हैं लेकिन उनके दिमाग पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स और किसी व्यक्ति या ग्रुप को कुचलने की इच्छा से भरे हुए हैं। ये एकदम वही फीलिंग है जो कभी कभी आम आदमी को होती है जब वो देखता है कि नेता सिर्फ कुर्सी की लड़ाई में उलझे हैं, जनता के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। नेहरू को डर था कि कांग्रेस अपनी मॉरल अथॉरिटी खो रही है जो आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एसेट था। तो ये सब चल रहा था कांग्रेस के अंदर, और फिर अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, रेजिग्नेशंस आ गए। इसका जो इमीडिएट फॉर्मल कारण था वो तो वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस था, है ना? हाँ, फॉर्मल रीजन वही था। ब्रिटेन ने इंडिया को बिना कंसल्ट किए, बिना पूछे वर्ल्ड वॉर 2 में झोंक दिया था। ये तो बिल्कुल गलत था। हाँ, ये इंडियन लीडरशिप के लिए एकदम अनएक्सेप्टेबल था। ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल के खिलाफ था। इसलिए प्रोटेस्ट में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सभी प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज को रिजाइन करने का निर्देश दिया। लेकिन गांधी जी ने इस्तीफों के स्वागत एक और पर्सपेक्टिव से भी किया, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। बिल्कुल। उनके लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था। बिल्कुल, गांधी जी के लिए ये एक मौका था कांग्रेस की अंदरूनी सफाई, क्लेंस का। अच्छा, क्लेंजिंग। हाँ, उन्हें लगा कि इससे पार्टी उस रैम्पेंट करप्शन और पावर पॉलिटिक्स से मुक्त होगी जो धीरे धीरे उसे खोखला कर रही थी। उन्होंने सी राजागोपालाचारी, जो मद्रास के प्रीमियर थे, को 23 अक्टूबर 1939 को लिखा। क्या लिखा? उन्होंने लिखा, मेरे दिमाग में ये बिल्कुल साफ है कि जो हुआ है वो कॉज के लिए सबसे अच्छा है। ये कड़वी गोली है, मैं जानता हूं, लेकिन इसकी जरूरत थी। इस सड़ी पैरासाइट्स को बॉडी से निकाल देगी। हम कुछ गलत चीजें करने पर मजबूर हो गए थे जिन्हें अब हम अवॉइड कर पाएंगे। उनके लिए एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल रीसेट बटन था। वाह, पैरासाइट्स शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। रीसेट बटन की तरह देखा उन्होंने इसे। हाँ, और इन इस्तीफों का एक और पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, जैसा सोर्स बताता है। कांग्रेस के अंदर जो लेफ्ट और राइट विंग्स थे, उनके बीच वॉर पॉलिसी को लेकर एक कॉमन ग्राउंड बना और वो इस क्राइसिस के टाइम में करीब आ गए। यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आउटकम था। वॉर में ब्रिटेन का साथ देना है या नहीं,
इस सवाल पर लेफ्ट और राइट दोनों विंग्स फंडामेंटली एक ही पेज पर थे कि इंडिया की मर्जी के बिना ये डिसीजन गलत है। अच्छा। इस कॉमन स्टैंड ने उनके बीच के डिफरेंसेस को कम करने में और यूनिटी बढ़ाने में मदद की। एक एक्सटर्नल क्राइसिस ने इंटरनल यूनिटी को फॉस्टर किया। तो ये थी कमजोरियां और रेजिग्नेशंस की कहानी। लेकिन अब अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो क्या कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का परफॉर्मेंस सिर्फ नेगेटिव ही था या उनके अचीवमेंट्स भी सिग्निफिकेंट थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम एक बैलेंस्ड व्यू लें, जैसा बिपिन चंद्रा भी करते हैं, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का ओवरऑल लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड काफी पॉजिटिव था, खासकर उन लिमिटेशंस को देखते हुए जिनके अंदर उन्हें काम करना पड़ रहा था। एक्ट ऑफ 1935। हाँ, लिमिटेशंस तो थी। आर काउपलैंड, जो एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी 1944 में लिखा था, वो पुराना आर्ग्यूमेंट कि भारत के सोशल बैकवर्डनेस पर किसी भी रेडिकल अटैक के लिए इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट जरूरी है, वो इस कांग्रेस रूल के एक्सपीरियंस से कंफर्म हो गया। अच्छा, मतलब अंग्रेजों ने भी माना? हाँ, मतलब कॉपलैंड ने माना कि कांग्रेस ने दिखा दिया कि हिंदुस्तानी लोग खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले। और नेहरू, जो 1938-39 में मिनिस्ट्रीज के इतने बड़े क्रिटिक थे, उन्होंने भी बाद में अपना पर्सपेक्टिव बदला ना? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नेहरू ने 1944 में लिखा, पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं उनके अचीवमेंट्स पर हैरान हूं जो उन्होंने 2 साल और सवा साल के छोटे से अरसे में हासिल किए, उनके सामने मौजूद अनेकों डिफिकल्टीज के बावजूद। ये दिखाता है कि वक्त के साथ जब आप थोड़ा दूर से चीजों को देखते हैं तो आपका असेसमेंट बदल सकता है। जो उस वक्त की फ्रस्ट्रेशंस थी वो बाद में उतनी बड़ी नहीं लगती जब आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखते हैं। सही बात है, हाइंडसाइट में क्लैरिटी आती है। और लेफ्ट विंग जो उस समय काफी क्रिटिकल था, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी क्या कुछ हद तक पूरी हुई? सोर्स में वांग मिंग और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र है, वो क्या था? ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। 1935 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न की 6th कांग्रेस में वांग मिंग ने कॉलोनियल कंट्रीज में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पे रिपोर्ट दी थी। इंडिया के सेक्शन में उन्होंने एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेने की सलाह दी थी। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब? उन्होंने कहा कि इंडियन कम्युनिस्ट्स को नेशनल कांग्रेस के साथ एक यूनाइटेड एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रंट बनाने के लिए ऐसी डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए जो उस वक्त इम्प्रैक्टिकल हों, जैसे कि वर्कर्स एंड पेजेंट्स सोवियत रिपब्लिक बनाना या सभी जमींदारी जमीनों को बिना कॉम्पेंसेशन के कॉन्फिस्केट करना या जनरल स्ट्राइक करना। बेसिकली उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत को देखो। अच्छा, तो एकदम रैडिकल डिमांड्स की जगह प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात की, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? वांग मिंग ने सजेस्ट किया कि इंडियन कम्युनिस्ट्स को एक प्रोग्राम ऑफ पॉपुलर डिमांड्स बनाना चाहिए जो एक ब्रॉड एंटी इंपीरियलिस्ट यूनाइटेड फ्रंट का प्लेटफॉर्म बन सके। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स भी सजेस्ट की थी। क्या डिमांड्स थी वो? जैसे, एक, जो स्लेविश कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1935 है उसके खिलाफ आवाज उठाना। 2, सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तुरंत रिहाई। 3, सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज जो सिविल लिबर्टीज को कर्ब करते थे उनको खत्म करना। 4, वेजेस कम करने, वर्किंग डे बढ़ाने और वर्कर्स को निकालने के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। 5, भारी टैक्सेस, हाई लैंड रेंट और कर्ज ना चुकाने पर किसानों की जमीन जब्त करने के खिलाफ लड़ना। और 6, डेमोक्रेटिक राइट्स की स्थापना करना। बेसिकली एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो आम जनता की जरूरतों से जुड़ा हो। एग्जैक्टली। और अगर हम इन डिमांड्स को देखें तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इन पर कितना काम किया? काफी हद तक। जैसा हमने पिछले हिस्से में डिस्कस किया था, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने सिविल लिबर्टीज को रिस्टोर करने में बड़ा काम किया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया, प्रेस पर से रिस्ट्रिक्शंस हटाई। हाँ, ये तो किया था। किसानों को राहत देने के लिए टेनेंसी लॉज में सुधार किए, रेंट्स कम किए, लेबर के लिए भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स लेजिस्लेशन लाए, उनकी कंडीशंस बेहतर करने की कोशिश की। तो एक तरह से वांग मिंग ने जो प्रैक्टिकल एजेंडा सजेस्ट किया था, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने उस पर काफी हद तक अमल किया। भले ही वो कॉमिंटन की रिपोर्ट से डायरेक्टली इंस्पायर्ड ना रहे हों, उन्होंने आम आदमी के इश्यूज को एड्रेस किया। ये तो काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं। और सोर्स एक और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हाईलाइट करता है, कम्युनल राइट्स को हैंडल करना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने कम्युनल राइट्स को बहुत टाइटली हैंडल किया। कैसे? उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि कम्युनल आउटब्रेक से निपटने के लिए फर्म एक्शन लें, बिना किसी पार्शियलिटी के।
इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई और लोगों में, खासकर माइनॉरिटीज में, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ी होगी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। एक बहुत रेलेवेंट लेसन है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से कम्युनल टेंशन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। और स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस लीडरशिप ने ब्रिटिश के इंपीरियलिस्ट डिजाइन को भी फेल कर दिया। वो क्या था? अंग्रेजों का प्लान ये था कि एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है उसका इस्तेमाल करके नेशनल मूवमेंट को कमजोर किया जाए। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस पावर में आकर कॉम्प्रोमाइज करेगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाएगी और आजादी की मूल मांग से भटक जाएगी। अच्छा, ये प्लान था उनका। लेकिन कांग्रेस ने इस गेम को उल्टा कर दिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल अपने नेशनलिस्ट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए किया। स्टेट पावर को कैप्चर करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा, बिना ब्रिटिश सिस्टम में कोऑप्ट हुए। वाह, ये एक मास्टर स्ट्रोक था पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का, जैसे शतरंज में आप सामने वाले के ही प्यादे को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लें। नेशनल मूवमेंट अपने मेन टास्क सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लड़ाई से भटका नहीं, बल्कि ऑफिसेस का इस्तेमाल सक्सेसफुली नेशनल कॉन्शियसनेस को बढ़ाने और नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस का एरिया एक्सपैंड करने के लिए किया गया। इससे फ्यूचर में मास स्ट्रगल करने की मूवमेंट की कैपेसिटी और बढ़ी। तो ये एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। हाँ, एक तरह से फाइनल मैच से पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस मैच जैसा था, जिससे टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों पता चलती हैं। और इसका असर ब्यूरोक्रेसी पर, खासकर इंडियन सिविल सर्विस ICS पर क्या पड़ा? जिसे स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था, जबरदस्त असर पड़ा। ICS जो अब तक खुद को रूलर समझते आए थे, उन्हें अब इंडियन मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ रहा था, उनके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ रहे थे। ओह, ये तो उनके लिए बड़ा शौक रहा होगा। बिल्कुल, इससे उनके मोरल को बहुत बड़ा झटका लगा। कई ICS ऑफिसर्स को ये एहसास होने लगा कि इंडिया से ब्रिटिश रूल का जाना अब बस समय की बात है। वो स्टील फ्रेम अब उतना स्टील नहीं रहा था, उसमें क्रैक्स आने लगे थे। ये पावर शिफ्ट का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सिग्नल था। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हुआ। हाँ बिल्कुल, बाद के सालों में, खासकर 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ये फैक्ट कि कांग्रेस एक बार पावर में रह चुकी है और फ्यूचर में फिर से आ सकती है, इसने कई पोटेंशियली हॉस्टाइल एलिमेंट्स जैसे लैंडलॉर्ड्स और ब्यूरोक्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद की। न्यूट्रलाइज मतलब? उन्होंने सोचा होगा कि कांग्रेस से पंगा लेना फ्यूचर में महंगा पड़ सकता है, इसलिए अगर उन्होंने एक्टिवली सपोर्ट नहीं भी किया तो कम से कम वो न्यूट्रल रहे या साइड में हो गए। ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था जो कांग्रेस को इस 28 महीने के शासन के अनुभव से मिला। अच्छा, ये डर कि कांग्रेस वापस आ सकती है, इसने भी काम किया। सोर्स में विशालाक्षी मेनन का यूपी के बारे में कोड भी है जो इस बात को रीइंफोर्स करता है कि लोगों का कांग्रेस से मोहभंग नहीं हुआ था। हाँ, विशालाक्षी मेनन ने यूपी के एक्सपीरियंस को स्टडी करके लिखा, यूपी के उदाहरण से ये साफ है कि मिनिस्ट्री के दौरान लोगों में कांग्रेस को लेकर कोई पॉपुलर डिसल्यूजनमेंट नहीं था। अच्छा, बल्कि लोग ज्यादा कॉन्क्रीट टर्म्स में देख पा रहे थे कि अगर आजादी मिली तो चीजें कैसी होंगी। यानी लोगों को एक ट्रेलर मिल गया था कि स्वराज का मतलब उनकी जिंदगी में क्या हो सकता है, बेहतर कानून, ज्यादा सुनवाई, ज्यादा अधिकार। हाँ, एक पॉजिटिव ग्लिम्स मिला फ्यूचर का। हाँ, इसने आजादी की चाहत को और मजबूत किया होगा। एक और पॉइंट जो ब्रिटिश प्लान के खिलाफ गया, अंग्रेजों को उम्मीद थी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से प्रोविंशियलिज्म बढ़ेगा, हर प्रोविंस अपने CM को ही सब कुछ समझेगा और इंडियन यूनिटी कमजोर होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसके बिल्कुल उलट हुआ। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक कॉमन फ्रंट प्रेजेंट किया। अच्छा, कॉमन फ्रंट बनाया। हाँ, इश्यूज जैसे गवर्नर के पावर्स, फाइनेंशियल मैटर्स पे उन्होंने मिलकर स्टैंड लिया। इससे नेशनल यूनिटी की भावना और मजबूत हुई, ना कि कमजोर। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ फेल हो गई। और ऑर्गेनाइजेशनली भी कांग्रेस डिसिप्लिन रही, डिस्पाइट फैक्शनलिज्म। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नीचे के लेवल्स पर गुटबाजी जरूर थी, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन रही। खासकर टॉप लेवल पे जो सेंट्रल लीडरशिप गांधी, नेहरू, पटेल एक्सेट्रा थी, उसने फैक्शनलिज्म को काफी हद तक कंट्रोल में रखा। और जब रेजिग्नेशन का कॉल आया हाई कमांड से, तो सभी मिनिस्ट्रीज ने बिना किसी बड़ी नानुकुर के इंस्टेंटली रिजाइन कर दिया। कोई भी मिनिस्टर अपनी कुर्सी से चिपका नहीं रहा। ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन और कमिटमेंट को दिखाता है। इससे क्या मैसेज गया? इससे ये साफ हो गया कि कांग्रेस के लिए ऑफिस एक्सेप्टेंस सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक फेज था, फ्रीडम स्ट्रगल का, ना कि अल्टीमेट गोल। हाँ, ये सिर्फ एक पड़ाव था।
बिल्कुल, जब ऑल इंडिया पॉलिटिकल क्राइसिस आया और सेंट्रल लीडरशिप ने डिसाइड किया तो मिनिस्ट्रीज को छोड़ना पड़ा। इससे ये भी हुआ कि जो ऑपर्चुनिस्ट्स सिर्फ पावर के लिए कांग्रेस में आए थे, वो धीरे-धीरे पार्टी छोड़ने लगे। अच्छा, सफाई भी हो गई। हाँ, जैसा कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने उस समय कहा भी था, मिनिस्ट्रीज के इस्तीफों ने उन सभी को जिनको कोई शंका थी ये दिखा दिया कि कांग्रेस पावर और ऑफिस के लिए नहीं बल्कि भारत के लोगों की विदेशी शासन से मुक्ति, एमेंसिपेशन फ्रॉम द फॉरेन योक के लिए है। इसने कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी और मॉरल हाई ग्राउंड को और बढ़ाया। एक और अचीवमेंट, कांग्रेस ने अपने लेफ्ट और राइट विंग्स के बीच स्प्लिट को भी अवॉइड किया, जिसके लिए ब्रिटिश काफी टाइम से 1934 से कोशिश कर रहे थे। यस, ये भी कांग्रेस लीडरशिप की मैच्योरिटी थी। लेफ्ट और राइट विंग्स में काफी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन वो यूनाइटेड रहे। हाँ, क्रिटिक के बावजूद साथ रहे। बिल्कुल, बल्कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कुछ क्राइसिस लाइक वर्ल्ड वॉर II इशू या बाद में त्रिपुरी क्राइसिस में वो और करीब आए। ब्रिटिश उन्हें तोड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी यूनिटी बरकरार रखी। और शायद सबसे बड़ा फायदा, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक गेन क्या था इस पूरे एक्सपीरियंस का? सबसे ऊपर कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा हुआ इंडियन सोसाइटी के सभी सेक्शंस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। इस दौर ने इंडियन सोसाइटी में कांग्रेस और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की हेजेमनी को और मजबूत किया। हेजेमनी? यस, मतलब दबदबा? हाँ, मतलब वैचारिक और नैतिक प्रभाव। अगर मास स्ट्रगल्स ने ये दिखाकर ब्रिटिश पावर के इनविंसिबल होने के मिथ को तोड़ा था, तो इंडियंस को खुद पावर एक्सरसाइज करते हुए देखना, इसने उस दूसरे बड़े मिथ को तोड़ दिया जिसके सहारे ब्रिटिश ने हम पर राज किया था। हाँ, कि हम हिंदुस्तानी शासन करने के योग्य नहीं हैं। एग्जैक्टली। ये ब्रिटिश रूल के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो था और इंडियंस के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए उतना ही बड़ा बूस्ट। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। जब लोगों ने देखा कि उनके अपने नेता सरकार चला सकते हैं, कानून बना सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, तो उनका सेल्फ बिलीफ बढ़ा होगा। ये एहसास कि हम भी कर सकते हैं, ये आजादी की लड़ाई के लिए अनमोल था। बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी ये। हाँ, बिल्कुल। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 26, 28 Months of Congress Rule of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyawad, Jai Hind.